नमस्कार बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप इस नोट्स के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं ढूंढ पाओगे अपने एग्जाम के अंदर। ऐसा कॉन्फिडेंस से मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पूरी टीचर्स की टीम जो हमारी है, उन्होंने पिछले 10 साल का जो साइंस का पेपर आया है उन सभी को बहुत अच्छे से स्टडी करा है, एक एक टॉपिक को डिस्कस किया है। इसके अलावा आपके जो एनसीईआरटी बुक है इसका ध्यान करा है। इन सभी चीजों का कंसीडर करके हमारी पूरी टीचर्स की टीम ने मिलकर ये नोट तैयार किया है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हो ना, देखो ज्यादा एआई नहीं होगा इसमें, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन नहीं होगा, बहुत सिंपल तरीके से वीडियो बनाते हैं हम लोग, बहुत सिंपल तरीके से चलते हैं, ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा, केवल कंटेंट की बात करेंगे। लेकिन वीडियो देखने के बाद आपके 4 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट, आपका 100% कंटेंट क्लियर होगा। यानी मैं आपको चैलेंज देता हूं कि वीडियो देखने के बाद आपको अदर किसी वीडियो, गाइड, रिफ्रेशर, किसी चीज, सैंपल पेपर तक की भी नीड नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ हमने इसी वीडियो में कवर किया है। सेकेंड, आपका एक पॉइंट टू पॉइंट नोट तैयार हो जाएगा जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगा एग्जाम में। आपको इजीली ये चैप्टर बहुत आसानी से फ्लो में समझ में आएगा। थर्ड, जब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा ना, तो ये चैप्टर बहुत सिस्टमैटिक तरीके से समझाऊंगा, मतलब एक फ्लो में समझोगे। इससे क्या होगा कि आप ना साइंस को रटने की आवश्यकता नहीं होगी, आप साइंस की खूबसूरती को समझ पाओगे। उसके बाद फर्क नहीं पड़ता कि आपके एग्जाम में एमसीक्यू आता है, कॉम्पिटेंसी बेस आता है, केस स्टडी आता है, कैसा भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, आप हर टाइप के क्वेश्चन को कवर कर पाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। एंड फोर्थ, हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि आपका 100% कंटेंट क्लियर होने के साथ साथ जो आपकी बुक की एक्टिविटी वगैरह होता है, देखो आपकी बुक की जो एक्टिविटी वगैरह है ना, हमने उनको भी कवर किया है। जो आपकी एक्टिविटी है वो सब भी कवर्ड है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो ना, तो जितने भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी आपके इन्हीं वीडियो के माध्यम से कवर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं अपना एक खूबसूरत सा चैप्टर, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। और सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज एसिड। देखिए, इस चैप्टर के बेसिकली 3 पार्ट है। सबसे पहले हम एसिड के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम बेसिस के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। मतलब मैं कह सकता हूं कि इस चैप्टर के बेसिकली 3 पार्ट है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तीनों अलग अलग टॉपिक पहले समझेंगे और तीनों का क्या रिलेशन है ये भी इसी चैप्टर में समझेंगे। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एसिड, कि एसिड होता क्या है, किसे बोलते हैं एसिड। तो सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं दे हैव हाइड्रोजन प्लस आयन। एच का मतलब है हाइड्रोजन, यानी वो सब्सटेंस है, साइंस में, केमिस्ट्री में बच्चों, वो सब्सटेंस है जिसमें H प्लस आयन पाए जाते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयंस पाए जाते हैं, उन सबको एसिड्स कहते हैं। ये साइंटिफिक डेफिनेशन है। हालांकि हम ये भी बोल सकते हैं दे आर सोर इन टेस्ट, इनका टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है। ये अगर हम खाते हैं एसिड को तो इनका टेस्ट खट्टा होता है, यानी जो भी चीज आप खाते हो अगर उनका टेस्ट खट्टा है ना, तो वो एसिडिक है, उसके अंदर एसिड पाए जाते हैं। लेकिन साइंटिफिक टर्म में हम बोलते हैं कि दे हैव हाइड्रोजन प्लस आयन, सभी एसिड में हाइड्रोजन प्लस आयन पाया जाता है, और इनका टेस्ट जो होता है वो सोर होता है, खट्टा होता है। इट चेंजेस ब्लू लिटमस इनटू रेड। जी हाँ, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। सर ये लिटमस क्या होता है? लिटमस एक पेपर आता है, मैं आपको फोटो दिखा देता हूं। ये फोटो है जिसमें आप देख सकते हो, ये लिटमस पेपर है। ये 2 टाइप के होते हैं, एक रेड लिटमस होता है, एक ब्लू लिटमस होता है, ठीक है। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। यानी अगर आप ब्लू लिटमस को एसिड में डालोगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर लेता है। कुछ एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए एसिड का, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पूरे इस चैप्टर में HCl का बार बार इस्तेमाल किया जाएगा, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा HCl का, तो इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद आता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सब कुछ एग्जांपल, आप 1 या 2 याद कर लेना बहुत है। खासकर ये दोनों याद कर लेना, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये बहुत ज्यादा यूज होंगे इस चैप्टर के अंदर। नाउ वाटर बेसिस। सर बेसिस क्या होता है? आपने सॉल्ट तो समझा दिया कि इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन होते हैं, ये सौर होता है, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, बट ये बेसिस क्या होता है? देखो, बेसिस वो होता है जिसमें OH नेगेटिव आयन होता है, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन। जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयंस होंगे ना, उनको बेसिस कहते हैं। दे आर बिटर इन टेस्ट, इनका टेस्ट कड़वा होता है। यानी वो चीजें जिनको आपने कभी टेस्ट किया हो, अगर उनका टेस्ट कड़वा है, चाहे वो करेला हो, चाहे नीम के पत्ते हो, आपने देखा होगा, अगर आपने खाया तो उनको पता होगा आपका टेस्ट इसका कड़वा होता है, बिटर होता है।
तो दे आर बिटर इन टेस्ट। अगर किसी भी चीज का टेस्ट बिटर होता है तो वो बेसिस होता है। बट साइंटिफिक टर्म में हम बोलते हैं कि इनमें हाइड्रोक्साइड आयन पाया जाता है, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन पाया जाता है अगर वो बेसिस है। इट चेंजेस रेड लिटमस इनटू ब्लू। ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं किसी रेड लिटमस को बेसिस में डाल दूं ना तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रोक्साइड। इसका एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखो, हाइड्रोक्साइड सब में आ रहा है। यही मैंने आपसे ऊपर कहा था साइंटिफिक टर्म में कि बेसिस वो होते हैं जिसमें हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन पाया जाता है। आप इन सभी एग्जांपल को ध्यान से देखो, सब में OH पाया जाता है। तो हाइड्रोक्साइड 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 सब में कॉमन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इसके बेस्ट एग्जांपल है बेसिस के। नाउ टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। अभी सर इंडिकेटर कहां से आ गया? हमें तो सॉल्ट पढ़ना था। बच्चों सॉल्ट अभी आगे आएगा। पहले हम एसिड और बेसिस को पूरा डेप्थ में समझेंगे, उसके बाद हम सॉल्ट के बारे में आगे बात करेंगे। सॉल्ट बहुत आगे आएगा, तब हम सॉल्ट के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। सर ये इंडिकेटर क्या होता है? देखो, हर चीज को आप टेस्ट नहीं कर सकते। आप हर चीज को टेस्ट करके नहीं बता सकते कि भाई उसका टेस्ट खट्टा है या उसका टेस्ट कड़वा है। तो ऐसे में साइंटिफिक जो साइंटिस्ट थे उनके सामने चैलेंज आया कि बिना टेस्ट करे हम कैसे बता गए कि कोई चीज एसिड है या बेस है। तो उन्होंने इंडिकेटर्स बनाए। इंडिकेटर्स वो डिवाइस है, सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं, डेफिनेशन नहीं आती, बस आप समझ लो। इंडिकेटर्स वो डिवाइस होती है जो हमें बताती है कि कोई चीज एसिड है या बेस है। जैसे बाइक वगैरह में होता है, कार में होता है इंडिकेटर कि भाई मुझे लेफ्ट टर्न होता है तो लेफ्ट इंडिकेटर, राइट टर्न होना है तो राइट इंडिकेटर, आपने देखा होगा। तो ऐसे ही साइंस में इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें बता सकते हैं कि कोई चीज एसिडिक है, बेसिक है या सॉल्ट है। तो तीन टाइप के इंडिकेटर बेसिकली होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। यानी इंडिकेटर्स को तीन कैटेगरी में बांटते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अभी सर ये तीनों क्या होते हैं तो एक एक करके तीनों को समझाऊंगा। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल, देखो नाम से ही पता लगा, नेचुरल इंडिकेटर, इंडिकेटर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट, यानी ऐसे इंडिकेटर जो हमें प्लांट से मिलता है। ऐसे इंडिकेटर जो हमें प्लांट से मिलता है उनको नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। जैसे लिटमस पेपर, लिटमस पेपर लाइकेन नाम का एक प्लांट होता है, लाइकेन नाम का एक प्लांट होता है, उससे लिटमस पेपर तैयार होता है। तो क्योंकि प्लांट से मिल रहा है इससे नेचुरल इंडिकेटर। ऐसे टर्मरिक, हल्दी हम सबके घरों में पाया जाता है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। सर सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? मैन मेड इंडिकेटर, वो इंडिकेटर जो इंसानों ने लैब में तैयार करे। मैन मेड इंडिकेटर यानी ऐसे इंडिकेटर जो इंसानों ने लैब में तैयार किया, उनको बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। इसमें आता है मिथाइल ऑरेंज, एक तो नाम याद करना है, मिथाइल ऑरेंज, इसकी एक्टिविटी भी आगे आएगी, मिथाइल ऑरेंज। और दूसरा है फिनॉल फैथलीन, मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल फैथलीन, मिथाइल ऑरेंज, फिनॉल फैथलीन। ये दो तीन बार मेरे साथ बोल लेना ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। ये पेज कंप्लीट होता है, एक बार रिवाइज कर लें कि हमने इसमें क्या पढ़ा। मैंने आपको सबसे पहले बताया स्टार्टिंग में कि एसिड क्या होता है। तो इनमें हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन पाया जाता है, इनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा होता है, सौर होता है। इसके अलावा ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड इसके बेस्ट एग्जांपल है। बेसिस क्या होता है? इसमें OH नेगेटिव होता है, हाइड्रोक्साइड आयंस नेगेटिव होते हैं, ये टेस्ट में बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, और ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसके बेस्ट एग्जांपल है। सर इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर वो डिवाइस होते हैं जो हमें बता सकता है कि कोई चीज एसिड है या बेस है। इंडिकेटर को तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, थर्ड होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। सर ये नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? नेचुरल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जो प्लांट से ऑब्टेन होता है, यानी ऐसे इंडिकेटर जो हमें प्लांट से मिलते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। जैसे लिटमस पेपर और टर्मरिक ये प्लांट से मिलता है, इसलिए इनको नेचुरल इंडिकेटर की कैटेगरी में रखते हैं। सर सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर होता है मैन मेड इंडिकेटर, यानी साइंटिस्ट ने जो लैब में तैयार करे इंडिकेटर, उनको सिंथेटिक इंडिकेटर बोला जाता है। जैसे कि मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल फैथलीन दो बेस्ट एग्जांपल है सिंथेटिक इंडिकेटर का, और इसकी एक्टिविटी भी आएगी आगे, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। बट अभी हमारा काम है पूरे चैप्टर को फ्लो में समझना। नाउ सेकंड पेज लेके आता हूं मैं आपके लिए, ये पेज कंप्लीट होता है। नाउ तीसरा मैंने आपको बताया था ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। अब आता है सर ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर क्या होता है? तो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर आपको समझाता हूं। देयर आर सम सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं वोज ओडोर चेंज, जिसका ना ओडोर चेंज हो जाता है, यानी स्मेल चेंज हो जाता है।
ऐसे कुछ सब्सटेंसेस हमारे घर में पाए जाते हैं, हमारे आसपास पाए जाते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, वो ओडोर, ओडोर मतलब स्मेल, जिनका स्मेल चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडिया में। यानी अगर आप उस सब्सटेंस को किसी एसिड या बेस में डालोगे ना, तो उसका जो स्मेल है, ओडोर है, वो चेंज हो जाएगा। तो देयर आर सब सब्सटेंसेस, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, वो ओडोर, जिसका ओडोर स्मेल चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडिया में, उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे अनियन, प्याज, वेनिला और क्लोव, लौंग होता है ना, क्लोव ऑयल बोलते हैं, लौंग का तेल। इनको अगर आप एसिड और बेस में डालोगे ना, तो इनका स्मेल जो है चेंज हो जाता है। इसकी भी एक्टिविटी है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका ओडोर चेंज हो जाता है एसिडिक और बेसिक मीडिया में, उनको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे कि अनियन और वेनिला और क्लोव, ये तीन बेस्ट एग्जांपल है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के। नाउ अगला आता है, यहां तक देखो थ्योरी था। इसके बाद मेन है रिएक्शन। आपको ना इस चैप्टर में टोटल 7 या 8 रिएक्शन है। पूरे चैप्टर में टोटल 7 और 8 रिएक्शन, और ये सभी एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम रिएक्शन पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी एक्टिविटी आगे आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला रिएक्शन आता है एसिड और मेटल्स का, कि अगर किसी एसिड और मेटल को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा। अगर एक टेस्ट ट्यूब में एसिड और मेटल दोनों एक साथ ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा। तो पहले एक स्टूडेंट्स को ना फॉर्मूला याद करना पड़ता है कि एसिड और मेटल दोनों मिलकर बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये साइंस के केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं। जैसे आपने मैथ में पढ़ते हो ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही ये साइंस के फॉर्मूले होते हैं जो एक बच्चे को याद करना होता है कि एसिड और मेटल दोनों मिलकर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। एक तो फॉर्मूला याद करना है, फिर उसका एक एग्जांपल जो एक्टिविटी हमारे बुक में दिया हुआ है। क्या, एसिड की जगह ले लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब जिंक, जिंक क्या एक मेटल है, तो एक एसिड ले लिया और एक मेटल ले लिया। जब HCl में जिंक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा। एक तो फॉर्मूला याद करना है कि भाई एसिड और मेटल दोनों मिलकर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। फिर उसका एक एग्जांपल याद करके जाना है कि जब HCl में जिंक को मिला देंगे, HCl कौन, एसिड, जिंक कौन, मेटल, अगर इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा। तो बनेगा जिंक क्लोराइड, और जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट होता है। जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट होता है, और हाइड्रोजन गैस यानी H2। तो एक तो आपको फॉर्मूला याद करना होता है कि एसिड और मेटल मिलकर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनता है। दूसरा इसका एग्जांपल याद करना होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब जिंक को मिला देंगे तो जिंक क्लोराइड, जो कि एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, ये इस तरह से याद करना होता है। नाउ आगे आता है रिएक्शन बिटवीन बेस एंड मेटल, कि अगर बेस के अंदर मेटल को मिला देंगे तो क्या बनेगा। यानी एक आपको बेस लेना है और दूसरा आपको मेटल मिलाना है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा। तो एक स्टूडेंट्स को फॉर्मूला याद करना पड़ता है कि जब किसी बेस में मेटल को मिला देंगे, जब किसी बेस में मेटल को मिला देंगे तो ये बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। यस, जब किसी बेस में मेटल को मिला देंगे तो ये बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसका एग्जांपल, बेस की जगह क्या ले लिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल की जगह क्या ले लिया, जिंक ले लिया। तो बेस हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हो गया जिंक। अब ये दोनों मिलकर देखो कौन सा सॉल्ट बनाता है। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, सोडियम नाम भी लिख रखा है, यहां पे थोड़ा हार्ड था इसलिए मैंने नाम भी लिख दिया। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में जिंक को मिलाते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, उसका नाम है सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो एक तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि जब बेस और मेटल को मिलाते हैं तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनता है। और दूसरा इसका एग्जांपल याद करना है कि बेस की जगह ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल की जगह ले लिया जिंक। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा। तो सोडियम जिंकेट नाम का एक सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ये दो फॉर्मूले हो गए। पहला था एसिड प्लस मेटल, दूसरा था बेस प्लस मेटल। अब आते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ। तीसरा फॉर्मूला क्या है, मेटल कार्बोनेट और एसिड। जब मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ मिक्स हो जाता है, जब कोई मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ मिक्स होता है, जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ मिक्स होता है तो क्या बनता है। तो ये तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा। तो पहले स्टूडेंट्स को ना फॉर्मूला याद करना पड़ता है कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ मिक्स होता है तो तीन चीज बनती है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो फॉर्मूला याद कर लोगे कि कोई भी मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ मिलता है तो तीन चीज बनती है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। पहले तो ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सेकंड, आपको इसका एग्जांपल याद करना पड़ेगा जो बुक में आपकी एक्टिविटी भी है। क्या, कि मेटल कार्बोनेट की जगह ले लिया सोडियम कार्बोनेट। देखो मेटल है सोडियम
और कार्बोनेट होता है CO3। आपने 9th में पढ़ा था, 9th की बुक में दे रखा है कार्बोनेट CO3 होता है। तो मेटल ले लिया सोडियम और कार्बोनेट ले लिया CO3, तो मेटल कार्बोनेट की जगह ले लिया सोडियम कार्बोनेट, और एसिड वही HCl, फिर से हमने वही ले लिया HCl, और 2 तो आपको पता है बैलेंस करने के लिए लगाते हैं, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। तो जब मेटल कार्बोनेट में एसिड मिल गया, यानी सोडियम कार्बोनेट में एसिड मिल गया, तो 3 चीज बनेगी, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड तो सेम लिख दो। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का तो फॉर्मूला हम सबको पता है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2, ये तो क्लियर है। बस आपको सॉल्ट याद करना पड़ेगा, NaCl। और वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक ट्रिक समझाया था चैप्टर 1 में, आपको बताया था ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है, ये D होता है। तो A जाता है हमेशा D के साथ, याद करो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ए ये होता है और डी होता है लास्ट वाला, तो ए हमेशा डी के साथ जाता है। तो NaCl, देखो NaCl, ए हमेशा डी के साथ जाता है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट को एक तो फॉर्मूला याद करना पड़ता है कि मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ मिलकर क्या बनाएगा। तो मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ मिलकर 3 चीज बनाएगा, क्या क्या, सॉल्ट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। और उसका एक एग्जांपल याद करना होता है कि जब सोडियम कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट की जगह ले लिया सोडियम कार्बोनेट, एसिड की जगह ले लिया HCl, ये दोनों मिलेगा तो 3 चीज बनेगा। एक तो सॉल्ट, सॉल्ट का नाम है NaCl, वाटर का फॉर्मूला सेम है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सेम है, ये हो गए 3 फॉर्मूले। फोर्थ, जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और कार्बोनेट CO3 भी होगा। जब कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मिक्स होता है किसी एसिड के साथ तो क्या बनता है, एक तरह से ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया। बता रहा हूं ये फॉर्मूले होते हैं, जैसे आप अलग अलग फॉर्मूला मैथ में पढ़ते हो ना, वैसे ये साइंस के फॉर्मूले हैं कि एसिड और मेटल क्या मिलकर क्या बनाएगा, बेस और मेटल दोनों मिलकर क्या बनाएगा, मेटल कार्बोनेट एसिड मिलकर क्या बनाएगा, ऐसे ही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ मिलकर क्या बनाएगा। तो एक स्टूडेंट को ना सबसे पहले फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी भी एसिड के साथ जब मिलता है तो 3 चीज बनाता है, पहला सॉल्ट, दूसरा वाटर, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। याद कर लोगे, कोई भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ मिलता है तो 3 चीज बनाता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसका एग्जांपल जो आपकी बुक में एक्टिविटी है, हम एक्टिविटी भी आगे पढ़ेंगे। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों है, क्योंकि Na क्या होता है, सोडियम, सोडियम एक मेटल होता है, H क्या है, हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन आ गया, और कार्बोनेट, कार्बोनेट क्या होता है, CO3, तो इसलिए तो बोलते हैं इसको मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, और उसको मिक्स कर दिया एसिड के साथ, एसिड मतलब HCl के साथ, क्लियर हो गया। तो जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ मिल गया तो क्या बन रहा है, तो 3 चीज बन रहा है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो सेम रहेगा फॉर्मूला, केवल सॉल्ट आपको याद करना है, वो भी कैसे याद करना है मैंने आपको बताया था, ये A होता है और लास्ट वाला D होता है। याद है ना, फर्स्ट चैप्टर सिखाया था आपको कि A हमेशा D के साथ मिक्स होता है डबल डिस्प्लेसमेंट के कारण। तो NaCl, देखो NaCl एक साथ आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब H के साथ मिलता है तो 3 चीज बनता है, सॉल्ट, हाइड्रोजन का और सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl के साथ मिलेगा तो NaCl, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। नाउ अगला फॉर्मूला क्या आता है, अगला फॉर्मूला है कि जब कोई एसिड बेस के साथ मिलेगा, जब कोई एसिड और बेस आपस में मिक्स हो जाए तो क्या बनेगा। जब एसिड किसी बेस के साथ मिक्स होता है ना तो 2 चीज बनती है, एक सॉल्ट एंड एक वाटर। याद रखोगे, ये फॉर्मूले होते हैं, ये सबको याद करने पड़ते हैं, आपको, मुझे या कोई और, किसी को भी आपको ये फॉर्मूला याद ही करना पड़ेगा कि एसिड और मेटल मिलकर क्या बनाता है, बेस और मेटल मिलकर क्या बनाता है, मेटल कार्बोनेट एसिड मिलकर क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड मिलकर क्या बनाता है, और एसिड और बेस मिलाकर क्या बनाता है। तो एसिड और बेस दोनों मिलकर बनाता है सॉल्ट एंड वाटर, ये 2 चीज बनाता है। अब एग्जांपल, एसिड की जगह क्या ले लिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस की जगह क्या ले लिया, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिड और ये बेस है, दोनों मिलकर क्या बनना है, सॉल्ट, NaCl एक सॉल्ट होता है और H2O वाटर हो गया। और इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन को एक स्पेशल नाम दिया गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे की पावर को कंप्लीट न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एसिड बेस की पावर को खत्म कर देता है, बेस एसिड की पावर को खत्म कर देता है, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका नाम पड़ा। अगर कोई चीज कड़वी है ना, उसमें बेस होगा, आप उसमें ना नींबू मिला दो, नींबू का रस मिला दो, नींबू क्या है, खट्टा होता है, एसिड है। आपके कोई चीज कड़वी थी, बेस था वो, आपने उसमें नींबू का रस मिला दिया, एसिडिक मिला दिया, तो आप देखना अब बेस का जो असर है वो
हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एसिड और बेस दोनों मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इसलिए ये जो आप रिएक्शन पढ़ रहे हो ना, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर पेपर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पूछेगा तो भी आपको यही आंसर लिख के आना है। ठीक है, ये प्लीज कंप्लीट हो गया, रिवाइज करा दूं एक बार। सबसे पहले हमने आपको बताया कि सर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनका ओडोर यानी स्मेल चेंज हो जाता है एसिड और बेस में, एसिड और बेस में, इसको ऑल फैक्टर इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे अनियन, वेनिला, क्लोव ऑयल, ये सब ऑल फैक्टर इंडिकेटर होते हैं। एसिड और मेटल मिलकर क्या बनाता है, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। HCl और जिंक दोनों मिलकर जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। बेस और मेटल मिलकर क्या बनाता है, तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक दोनों मिलकर बनाएगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। उसके बाद मेटल कार्बोनेट जब किसी एसिड के साथ मिक्स होता है तो क्या बनाता है, तो मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ मिक्स होकर सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सोडियम कार्बोनेट जब HCl के साथ मिक्स हुआ था तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब कोई मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ मिक्स होता है तो तीन चीज बनाता है, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जगह हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और एसिड की जगह ले लिया HCl, दोनों मिलकर तीन चीज बना रहा है, ये सॉल्ट है, ये वाटर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। सर एसिड और बेस मिलकर क्या बनाता है, एसिड और बेस दोनों मिलकर बनाता है सॉल्ट और वाटर। और मैंने इसका एग्जांपल लिया कि सर एसिड की जगह HCl ले लो, बेस की जगह NaOH ले लो, दोनों को मिला दोगे तो सॉल्ट बनेगा NaCl और वाटर बनेगा H2O। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि एसिड और बेस यहां पर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ना अगला टॉपिक आता है, टॉपिक नंबर 12। नेक्स्ट टॉपिक लेके आता हूं मैं आपके लिए, टॉपिक नंबर 12 आ चुका है अगले पेज पर, पढ़िए। अब अगला टॉपिक क्या है कि जब किसी मेटेलिक ऑक्साइड को, अभी फॉर्मूला चलेगा, बस एक फॉर्म इस ये है और ये फॉर्मूला, ये बस फॉर्मूला खत्म, फिर रिएक्शन नहीं आएगा, बस इतना ही रिएक्शन है। टोटल 7 रिएक्शन, आई थिंक मैंने 7 रिएक्शन आपको बताने होते हैं इस चैप्टर में, टोटल मिला के इसी के बेस पे पूरा पेपर आता है। जब कोई मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ मिलता है, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, यानी मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है ना, तो उसको मेटेलिक ऑक्साइड कहते हैं। यानी मेटल भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, मेटेलिक ऑक्साइड मतलब मेटल और ऑक्सीजन। जब कोई मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ मिलता है तो क्या बनता है, तो पहले तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि जब कोई मेटेलिक ऑक्साइड जब किसी एसिड के साथ मिलता है तो वो दो चीज बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर। याद रखोगे, जब कोई मेटेलिक ऑक्साइड, ये सब मेटेलिक ऑक्साइड है, देखो कॉपर ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब मेटेलिक ऑक्साइड कहलाते हैं, क्योंकि इसमें मेटल और ऑक्सीजन दोनों है। कॉपर क्या है, मेटल, ऑक्सीजन, तो मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, ये सब मेटेलिक ऑक्साइड है। तो जब कोई मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ मिलेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, तो ये फॉर्मूला याद करना है। अब एग्जांपल, जिंक ऑक्साइड एक मेटेलिक ऑक्साइड है, एसिड एक HCl ले लिया, इन दोनों को मिलाया तो बना जिंक क्लोराइड और वाटर, जिंक क्लोराइड और वाटर। तो जिंक क्लोराइड क्या है, यहां पर सॉल्ट है और वाटर की जगह ये हो गया। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड है, यही चीज याद कर लेना, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड है, चाहे वो कॉपर ऑक्साइड हो, जिंक ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना बच्चों, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं, ये सब बेस होते हैं, इनका टेस्ट कड़वा होता है। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सब के सब बेसिक नेचर का होता है। अब आपसे पूछा जाएगा क्यों भाई ऐसा, वाई क्यों, तो आपको यही रिएक्शन लिखना है। यानी मेटेलिक ऑक्साइड के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको यही आंसर लिखना है, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है ना। देखो एसिड जब बेस के साथ मिलता है तभी तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। अभी आपने क्या पढ़ा था, अभी आपने पीछे वाले पेज पे पढ़ा था, ये चीज देखो, यहां पढ़ा आपने क्या पढ़ा कि जब एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, यही तो पढ़ा था। तो देखो एसिड तो सेम है तो ये बेस होना चाहिए ना, एसिड और बेस ये दोनों मिलेगा तभी तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सब बेसिक नेचर के होते हैं, सब बेस होते हैं, ये चीज याद रखना है। ठीक है ना, अगला लास्ट फॉर्मूला है ये, उसके बाद रिएक्शन नहीं आएगा। जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यानी नॉन मेटल होगा और ऑक्सीजन होगा, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सब बेस के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, तो पहले फॉर्मूला याद कर लो। जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होंगे यानी नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ मिलता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जब वो बेस के साथ मिलता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। एक फॉर्मूला याद कर लेना, फिर इसका एग्जांपल। अब एग्जांपल क्या, एग्जांपल वही है जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, व्हाइट वॉशिंग। याद करो एक चैप्टर था, टॉपिक था चैप्टर 1 में व्हाइट वॉशिंग, जिसमें हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाया था। आप जाकर चेक करो, मैं वीडियो मैंने व्हाइट वॉशिंग कराया था। ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है जो कि एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये बेस है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो ये सॉल्ट बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बन रहा है, और वाटर का फॉर्मूला आपको पता है H2O है। ये रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं, जो चैप्टर 1 था ना उसमें आया था, ये व्हाइट वॉशिंग वाला टॉपिक था, उसी का ये एग्जाम्पल आप याद कर लेना, ठीक है। तो यहां पर आपके ना सारे फॉर्मूले कवर हो गए। अब इस पेज पर आपने पढ़ा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन, और सॉरी मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड का रिएक्शन, और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस का रिएक्शन। अब रिएक्शन नहीं आएगा, अब सिंपल थ्योरी आएगी। अब तक आपने जाना कि सभी एसिड के अंदर जितने भी एसिड होते हैं उनमें H प्लस आयन पाया जाता है, ये पीछे भी आपको बताया था पहले टॉपिक में। जितने भी एसिड होते हैं उनमें H प्लस आयन पाया ही जाएगा, और ये सब गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। दो बात याद कर लोगे एसिड के अंदर, एसिड के दो साइंटिफिक प्रॉपर्टी हमेशा पाया जाएगा। जितने भी एसिड होंगे उनमें हाइड्रोजन प्लस आयन होंगे, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन होंगे, और वो सब गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। और ऐसे ही सभी बेसिस के अंदर ये खासियत होती है कि सब में हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन होता है, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन होता है, और सब के सब गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी की। ये भी गुड कंडक्टर है और ये भी गुड, मतलब सभी एसिड भी गुड कंडक्टर है, सभी बेस भी गुड कंडक्टर है, क्योंकि दोनों में आयंस पाए जाते हैं। जहां भी आयंस पाया जाएगा ना वो गुड कंडक्टर होता है हमेशा इलेक्ट्रिसिटी के। बट आपके बुक में ना एक क्वेश्चन एक्टिविटी दिया हुआ है कि जब ऐसा ही है तो ग्लूकोज और एल्कोहल ये पुअर कंडक्टर क्यों है? ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि ग्लूकोज जो कि एसिडिक होता है, ग्लूकोज एसिडिक होता है, और एल्कोहल जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है एक तरह से, बट ये दोनों ही पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। वाई ग्लूकोज एंड एल्कोहल आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो आपको बोलना है दे आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। सर ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्या होता है? ये हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। अभी आप याद कर लो, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं विच डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इनमें आयंस नहीं पाए जाते। अभी मैंने आपसे क्या कहा था, जहां आयंस पाए जाएंगे ना वही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। सभी एसिड गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें आयंस होते हैं। सभी बेसिस गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें आयंस होते हैं। बट ग्लूकोज और अल्कोहल पुअर कंडक्टर होते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्यों? क्योंकि आपको बोलना है इनके अंदर आयंस नहीं होते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। इलेक्ट्रिसिटी तभी कंडक्ट होगी या फ्लो करेगी जब उसमें आयंस होगा। तो ग्लूकोज और अल्कोहल में आयंस नहीं पाया जाता। दे आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या आयंस नहीं होते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। ठीक है, चलिए एसिड एंड वाटर। जी हाँ, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी एसिड में वाटर को ऐड नहीं किया जाता। देखो क्रॉस लगा हुआ है। कभी भी एसिड में पानी को नहीं मिलाया जाता। देखो क्रॉस लगा हुआ है। ये कभी नहीं करना। हमेशा वाटर के अंदर एसिड को मिक्स होता है। दोनों को आप ध्यान से समझो। कभी भी एसिड में पानी को मिक्स नहीं किया जाता है। ऑलवेज पानी के अंदर एसिड को मिलाया जाता है। दोनों में फर्क है। ए ने एसिड के अंदर वाटर मिलाया, ये कभी नहीं करना। बी ने वाटर के अंदर एसिड को मिलाया, तो ये वाला चीज सही है। ऐसा क्यों सर? बात तो एक ही है ना, एसिड और वाटर तो मिल रहा है। नहीं, दोनों में फर्क है। क्यों? अगले पेज पे इसका रीजन समझाऊंगा। पहले इस पेज को कंप्लीट कर लेता हूं, रिवाइज करा देता हूं। पहले एक बार इस पेज को हटा दूंगा। मैंने आपको बताया जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। जिंक ऑक्साइड HCl के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड और वाटर बना रहा है। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड है, चाहे कॉपर ऑक्साइड हो, जिंक ऑक्साइड हो, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो, सब बेस नेचर के होते हैं। जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो जब वो बेस के साथ मिक्स होते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉरी, बेस की जगह ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों मिलकर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है, और वाटर। जितने भी एसिड होते हैं सब में H प्लस आयन पाए जाते हैं। ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के क्योंकि इनमें आयंस है। जितने भी बेस होते हैं उनमें हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन होते हैं और ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। ग्लूकोज और अल्कोहल की बात करें तो दोनों ही पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। आपसे पूछा जाएगा क्यों? क्योंकि ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल में आता है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। कभी भी हमें एसिड के अंदर वाटर को मिक्स नहीं करना है। ऑलवेज वाटर के अंदर एसिड को मिक्स करना है। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन आपसे पूछा जाएगा। तो रीजन अगले पेज पे आता है। रीजन अगले पेज पे देखो, आ गया रीजन हमारे पास। ऐसा क्यों करते हैं? तो डू नॉट मिक्स वाटर, कभी भी पानी को मत मिलाओ इनटू एसिड, एसिड में। क्यों? बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अगर आप एसिड के अंदर, मान लो इस बीकर में एसिड है, मान लो यहां पर एसिड है और आपने इसमें वाटर ऐड कर लिया, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन करेगा। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इसमें हीट जनरेट होगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट जनरेट करेगा।
और ये इतना ज्यादा हीट जनरेट करेगा कि ये बर्तन है ना, अगर बीकर वगैरह आती है फट जाएगा, ये बर्तन ही ब्लास्ट कर जाएगा और एसिड बाहर आ जाएगा, जिससे आपको नुकसान हो सकता है, जो आसपास लोग होंगे उनको नुकसान होगा। तो कभी भी एसिड के अंदर वाटर को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। चलिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप एसिड और वाटर को मिक्स करोगे तो आपको ना याद रखना है कि नया आयंस बनता है। कभी भी वाटर के अंदर जब एसिड मिलाते हैं ना, वाटर के अंदर जब एसिड बनाते हैं, एक नया आयन बनता है, उस आयन का नाम है हाइड्रोनियम आयन। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, लिखा हुआ यहां पे देखो, हाइड्रोनियम आयन। जब भी आप वाटर के अंदर एसिड को मिलाते हैं, वाटर के अंदर एसिड को मिलाने पे बच्चों एक नया आयन बनता है, उस आयन का नाम है हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और जब भी आप बेस के अंदर वाटर को मिलाते हो, वाटर को बेस में मिलाते हो, तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट हो जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, आपने उसको वाटर के साथ मिक्स किया तो सोडियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा। ऐसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर के प्रेजेंस में आप उसे मिलाओगे तो पोटेशियम अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्साइड अलग हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। एसिड और वाटर मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, जबकि बेस में से हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेट हो जाता है, इसमें मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसमें अलग हो जाते हैं। नाउ एल्केली क्या होता है? व्हाट इज एल्केली? तो दोज बेसिस, ऐसे बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में घुल जाए। सारे बेसिस पानी में नहीं घुलते। बेसिस आपको याद है ना, स्टार्टिंग में पढ़ाया था, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक सॉरी, टॉपिक नंबर 2 था बेसिस क्या होता है, जिनका टेस्ट बिटर होता है, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन होता है, याद है ना आपको। तो सारे के सारे बेसिस जो होते हैं वो वाटर में नहीं मिलते। दोज बेसिस, ऐसे बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो वाटर में सोल्यूबल है ना, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उनको बोलते हैं एल्केली। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक एल्केली है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक एल्केली है। कौन होता है एल्केली? ऐसे बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उनको बोलते हैं एल्केली। डिल्यूशन क्या होता है? डिल्यूशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस। जब आप एसिड और बेस को मिक्स करते हो वाटर में, टू डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ आयन, तो आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। सिंपल समझाता हूं, आप ये समझो, ये देखो, इधर देखो, आपके पास ना 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, ठीक है, 1 लीटर पानी है। अब आपने इसमें 5 नींबू के रस को मिला दिया, ठीक है। और आप जब 1 लीटर पानी में 5 नींबू का रस मिला दोगे तो ये हाइड्रोनियम आयन बन गया। हाइड्रोनियम आयन आपको याद है, ये हाइड्रोनियम आयन याद होगा। आपने वाटर के अंदर एसिड को मिलाया तो हाइड्रोनियम आयन बन गया। लेकिन जब इसमें और ज्यादा वाटर आप ऐड करोगे, इसमें और ज्यादा पानी आप मिला दोगे, तो एक बात बताओ, इसका जो कंसंट्रेशन है, यानी इसकी जो पावर है, वो डिक्रीज हो जाएगी ना। इसका कंसंट्रेशन, यानी सिंपल वर्ड में इसका जो खट्टापन है, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूं, इसका जो खट्टापन है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने और पानी मिला दिया। तो इसी को साइंस में डिल्यूशन बोलते हैं। डिल्यूशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ एसिड और बेस। जब आप एसिड और बेस में मिला देते हो वाटर, क्यों? ताकि डिक्रीज कर सको कंसंट्रेशन ऑफ आयन, आयन के कंसंट्रेशन को कम कर सको पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। तो जब हम हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन को कम कर देते हैं वाटर को मिक्स करके, तो इसको डिल्यूशन बोलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर, अब समझाता हूं यूनिवर्सल इंडिकेटर। याद है मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि एक्चुअल में 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 ही टाइप के इंडिकेटर होते हैं। अभी मैंने आपसे क्या कहा, 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं। ऐसा नहीं है कि 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं तो सर पेपर में अगर आ गया तो क्या करेंगे? नहीं, पेपर में कभी भी ये सब नहीं पूछेगा कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर क्या होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा ना, ये इंडिकेटर बढ़ता जाएगा एक्चुअल में। तो हम ये नहीं कह सकते कि 3 ही होते हैं। हाँ, हमारे सिलेबस में 3 दे रखे थे 10th की बुक में, इसलिए पहले पेज पे दिया हुआ है, आप पढ़ लेना, इसलिए मैंने 3 लिखे। बट पेपर में ऐसा कुछ नहीं आता कि टाइप्स ऑफ इंडिकेटर बताओ। भाई इंडिकेटर तो बहुत टाइप के टाइप्स होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ेगा, जैसे क्लास बढ़ेगी, इंडिकेटर बढ़ता जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि 3 ही टाइप के इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर बहुत होते हैं। उनमें से एक इंडिकेटर आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। पहले मैं आपको बताता हूं, इस 3 इंडिकेटर के बाद हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर की जरूरत क्यों पड़ी। मैं आपको ना इन तीनों की कमी बताता हूं। तीनों में कमी क्या है, ये तो बता सकते हैं कि भाई नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर या ऑल्फैक्टिक इंडिकेटर, ये तो बता सकते हैं कि कोई चीज एसिड या बेस है। ये तो बता सकते हैं कि भाई तुम एसिड हो या तुम बेस हो, ये बता सकते हैं। लेकिन ये उसकी पावर को नहीं नाप सकते, ये नहीं बता सकते कि कितना एसिडिक है। समझ रहे हो? जैसे आप एग्जांपल समझो, मैंने एक पर्सन को बोला, भाई ये व्यक्ति ना, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं वीडियो से मैं आपको बोलता हूँ आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपकी इंटेलिजेंसी तो आपके मार्क्स से नापी जाएगी ना। आपके मार्क्स जब आएंगे तभी पता लगेगा ना आप कितने इंटेलिजेंट हो। तो एग्जाम लिया जाएगा तभी मार्क्स से पता लगेगा ना आप कितने इंटेलिजेंट हो। हालांकि मैं नहीं मानता कि मार्क्स से ही पता लगता है, बट मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं, ठीक है।
तो ऐसे ही ये तीनों ये तो बता सकते हैं कि कौन सी चीज एसिड है, कौन सी चीज बेस है, बट ये नहीं बता सकते कि वो कितना पावरफुल है। इसके लिए हमें एक नए इंडिकेटर की जरूरत पड़ी जो हमें एक्चुअल में पावर नाप के बता सके, अगर कोई एसिड है तो कितना एसिड है और बेस है तो कितना बेस है। तो हमने बनाया यूनिवर्सल इंडिकेटर। सर ये यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके एक नया इंडिकेटर तैयार किया गया, इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। और इसका एक एग्जांपल है पीएच स्केल। पीएच स्केल को हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में पीएच स्केल को एक यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में माना जाता है। तो पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है? इसमें बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके जो एक इंडिकेटर तैयार हुआ उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। पीएच स्केल उसका एग्जांपल है। सर अब ये पीएच स्केल क्या है? तो देखो पीएच नाम से ही पता लग जाएगा। पी मतलब होता है पोटेंज, पी का मतलब होता है पोटेंज, और जिसका सिंपल मतलब होता है पावर। पी पोटेंज होता है, पोटेंज मतलब पावर, पोटेंशियल, और एच मतलब होता है हाइड्रोजन। तो ये एक्चुअल में क्या कह रहा है कि हम पावर नापेंगे किसकी? हाइड्रोजन की। ये हाइड्रोजन की पावर को नापते हैं। क्यों सर हाइड्रोजन की पावर क्यों नापते हैं? क्योंकि आप याद करो, चाहे एसिड हो जिसमें H प्लस आयन था, चाहे वो बेस हो जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन था, आप ध्यान से देखो दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है। ध्यान से देखो दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है, दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है। इसमें पॉजिटिव हाइड्रोजन है, इसमें नेगेटिव हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दोनों में है। तो अगर हम हाइड्रोजन को नाप लेंगे ना कि पॉजिटिव कितना है और नेगेटिव कितना है, तो हमें पता लग जाएगा कि एसिड कितना है और बेस कितना है। तो इसलिए हमने पीएच स्केल तैयार किया जो कि पावर नापता है हाइड्रोजन का। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ स्केल एक ऐसा स्केल जो मेजर करता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है इन अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन में। पी का मतलब पोटेंज, पावर, एच का मतलब हाइड्रोजन। एक ऐसा स्केल जो मेजर करता है, मापता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को मापता है एक सॉल्यूशन के अंदर, उसको पीएच स्केल बोला जाता है। क्लियर हो गया? और इस पीएच स्केल का जो पिक्चर है, फोटो है, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं, बुक में देख लो आप। ये पीएच स्केल है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे अगले पेज पे भी। बस इस पेज को पहले रिवाइज करा देता हूं। पहले हमने इस पेज पे पढ़ा था कि हमें हमेशा एसिड के अंदर वाटर क्यों नहीं डालना चाहिए, वाटर के अंदर एसिड क्यों डालते हैं। तो आंसर था डू नॉट मिक्स वाटर, वाटर को मिक्स नहीं करो एसिड के अंदर क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एसिड और वाटर दोनों मिलकर एक नया आयन बनाता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। बेस जब वाटर के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो वो अलग हो जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है मेटल से। एल्केली, एल्केली क्या होता है? ऐसे बेसिस, दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो पानी में सोल्यूबल होता है उनको एल्केली बोलते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एग्जांपल थे। डिल्यूशन क्या था? जब हम एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उसका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है, इसको हम डिल्यूशन बोलते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या था? जब हमने बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके एक नया इंडिकेटर तैयार करा जो हमें ये बता सके कि भाई एसिडिक है तो कितना पावरफुल है और बेस है तो कितना पावरफुल है, उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। और पीएच स्केल इसका एग्जांपल था। पी का मतलब पोटेंज मतलब पावर, और एच का मतलब हाइड्रोजन। तो एक ऐसा स्केल जो मेजर करता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का एक सोल्यूशन में, उसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। नाउ अब पीएच स्केल के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझ लेते हैं जो हमारे सिलेबस में दे रखा है। क्या क्या डिटेल है? सबसे पहला देखिए, पीएच स्केल में ना 0 से लेकर 14 स्केल होता है, याद रखोगे। पीएच स्केल में 0 से स्केल स्टार्ट होता है और 14 पे खत्म होता है। यहां पर याद रखना है कि 0 से लेकर 7 के नीचे ये सब एसिड होता है, यानी अगर किसी का पीएच स्केल 7 से कम है तो वो एसिड होगा, और अगर किसी का पीएच स्केल 7 से ज्यादा है, चाहे वो 7.0001 क्यों नहीं है, तो बेस कहलाएगा। 7 से कम एसिड है, 7 से ज्यादा अगर पीएच स्केल होगा तो बेस होगा, और अगर एग्जैक्ट 7 है, अगर किसी का पीएच मान लो एग्जैक्ट 7 है, तो वो न्यूट्रल होगा, ना वो एसिड होगा और ना बेस होगा। हम लोग जो प्योर वाटर पीते हैं ना, पानी जो पीते हो, ड्रिंकिंग वाटर, वो न्यूट्रल होता है, ना वो एसिड में आता है ना वो बेस में आता है। उसका पीएच स्केल एग्जैक्ट 7 होता है, जो नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर हम लोग पीते हैं। तो 7 से कम वाला एसिड, 7 से ज्यादा वाला बेस, और अगर एग्जैक्ट 7 है तो न्यूट्रल है, प्योर वाटर का एग्जाम्पल है। यहां पर ध्यान रखना है कि देखो पहले H प्लस आयन, जो हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन था ना, वो ध्यान से देखो पहले ज्यादा होता है। एसिड में हाइड्रोजन प्लस आयन ज्यादा होता है और धीरे धीरे कम होता जाता है, धीरे धीरे कम होता जाता है। देखो ध्यान से इस फिगर को आपको समझना है। हाइड्रोजन प्लस आयन एसिड में मैक्सिमम होता है, लेकिन धीरे धीरे देखो ये कम होता चला गया, बिल्कुल लास्ट में आके 0 हो गया। ऐसे अगर OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन जो बेस में पाया जाता है, याद करो ये बेस में तो मैक्सिमम होता है, हाइड्रोक्साइड आयन बेस में तो सबसे ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे देखो ये कम होता जाता है, और यहाँ पे एसिड आते हैं बिल्कुल 0 हो जाता है।
तो यहाँ पर H प्लस आयन कम होता जाता है, यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन कम होता जाता है। अब एमसीक्यू समझ लो, कई बार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, अगर एक का पीएच 1 है, एक का पीएच 2 है, एक का पीएच 3 है और एक का पीएच 4 है, तो चारों एसिड है। ये तो मानते हो चारों एसिड है क्योंकि सबका पीएच 7 से कम है। अगर पीएच 7 से कम है तो एसिड है। लेकिन इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड 1 वाला होगा। जितना पीएच कम होगा, ध्यान रखना, जितना पीएच कम होगा ना उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो इन चारों में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड 1 वाला होगा। ऐसे बेस में समझो, एक का पीएच 9 है, एक का पीएच 10 है, एक का पीएच 11 है, एक का पीएच 12 है। अब सब के सब बेस है, ये सब बेस है। क्यों? क्योंकि 7 से ज्यादा है तो सब बेस है। लेकिन इन चारों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है वो ये होगा। जितना ज्यादा होगा ना पीएच उतना ज्यादा बेस होगा। एसिड में उल्टा होता है, जितना कम पीएच उतना स्ट्रॉन्ग, बेस में जितना ज्यादा पीएच उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बेसिकली हम एसिड को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक होता है वीक एसिड। कुछ ऐसे एसिड होते हैं बच्चों जिनको टच भी नहीं कर सकते आप, मतलब अगर आप टच भी करोगे ना तो वो जला देगा आपकी बॉडी को। मान लो आप फिंगर से हल्का सा भी टच करोगे ना तो वो बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत खतरनाक होता है, उनको यूज नहीं कर सकते आप अपने लिए। बट कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनको हम खाते भी हैं, जैसे नींबू का रस आप खाते हो रोज, दही आप रोज खाते हो, तो वीक एसिड है। तो कुछ एसिड बहुत स्ट्रांग होता है जिससे बच के रहना चाहिए, कुछ वीक एसिड होते हैं जो हम रोज यूज करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड मोर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अगर H प्लस आयन बहुत ज्यादा है, मोर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, अगर H प्लस आयन ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल, इसे बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड नाम है इसका। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं क्योंकि इसमें मोर कंसंट्रेशन होता है H प्लस आयन का। ऐसे वीक एसिड लेस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, लेस कंसंट्रेशन, ये ओ मत लिखना, ओ हटा देना। लेस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, इसमें H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होती है। जैसे CH3, COOH, ये सिट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये सब जो होता है वीक एसिड होता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड में H प्लस आयन ज्यादा होता है, वीक एसिड में H प्लस आयन कम होता है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल हो गए, वीक एसिड के एग्जांपल हो गए। ठीक है, इस पेज में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने जाना पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक स्केल होता है। 7 से कम एसिड होता है, 7 से ज्यादा वाला पीएच बेस होता है, एग्जैक्ट 7 है तो न्यूट्रल है, प्योर वाटर का एग्जांपल है। H प्लस धीरे धीरे कम होता है, OH धीरे धीरे कम होता है। अगर पीएच 1, 2, 3, 4 है तो चारों एसिड है, बट इन सब में स्ट्रॉन्ग जो होगा 1 वाला होगा। अगर पीएच 9, 10, 11, 12 चारों ही बेस है, जब इनमें से स्ट्रॉन्ग होगा तो सबसे ज्यादा 12 वाला होगा। एसिड को दो कैटेगरी बांटते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड जिसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, वीक एसिड जिसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम होता है। HCl, H2SO4, HNO3 ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है। CH3, COOH, सिट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड, एसिडिक एसिड, ये सब जो होता है वो वीक एसिड होता है। ठीक है ना। ऐसे बेस को भी ना दो कैटेगरी में बांटते हैं, बेस के भी दो कैटेगरी होते हैं, बेस को भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बेस, एक होता है वीक बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है? जिसमें मोर कंसंट्रेशन होता है OH नेगेटिव आयन का। अगर OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस, और OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन कम है तो वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसे जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये सब जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक बेस है। अच्छा, पीएच ऑफ आवर बॉडी, हमारे पूरे बॉडी का अगर पीएच देखें ना तो हमारी बॉडी जो है 7.0 से 7.8 पीएच के बीच में काम करता है। हमारी बॉडी, पूरी बॉडी का अगर एवरेज ले तो हमारी बॉडी का जो पीएच होता है वो कुछ बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो 7 पॉइंट काम करते हैं और कुछ बॉडी के ऑर्गन 7.8 तक भी पहुंच जाते हैं। यानी हमारी पूरी बॉडी का अगर पीएच रेंज देखें तो 7.0 से 7.8 के बीच में काम करता है। लेकिन पर्टिकुलर हमारे ब्लड की बात करें तो मोस्टली हम सबका जो ब्लड होता है उसका पीएच 7.4 होता है। एग्जैक्ट 7.4 नहीं बोलते, 7.3.999 भी हो सकता है, बट 7.4 के अप्रोक्सीमेट काम करता है। गूगल वगैरह पे भी यही दिया हुआ है, तो हमारी बुक में भी यही दिया हुआ है। हमारी बॉडी के जो ब्लड है उसका पीएच 7.4 होता है। यानी बेसिकली मैं बोल सकता हूँ हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो बेसिक होता है, बेस नेचर का होता है। एसिड रेन क्या होता है? ये वर्ड आपने बचपन में पढ़ा होगा, बट अब आपको ना 10th लेवल पे आंसर देना है। आपने बचपन में पढ़ा एसिड रेन क्या होता है, बट अब 10th क्लास के बच्चे को आंसर क्या देना चाहिए? व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, अगर रेन वाटर का पीएच लेस देन 5.6 है, ये याद कर लो। अगर जो बारिश हुई है ना उसके पानी का पीएच 5.6, जो बारिश हुई है उसका पानी ले लो, उसको पीएच पे नाप लो। अगर उसका पीएच 5.6 से कम है तो इसको एसिड रेन बोलते हैं। सिंपल जवाब देना है, 10th लेवल के हिसाब से देना है। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, जब रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम होता है तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। और ये किसको इंपैक्ट करता है? तो ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट करता है जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, फिश वगैरह को।
इट लोअर्स द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ये क्या करता है, लो कर देता है ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को ऑफ रिवर वाटर। जो नदी वगैरह पानी होता है ना, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, जब पानी के अंदर जो मिक्स ऑक्सीजन है ना, तो उसके ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को कम कर देता है, विच इफेक्ट द एक्वाटिक एनिमल। इससे एक्वाटिक एनिमल बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। तो एसिड रेन क्या होता है, अगर पीएच 5.6 से कम है तो एसिड रेन है। और जो एक्वाटिक एनिमल होता है, इससे उनको इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनके ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पानी का कम हो जाता है। पीएच ऑफ सॉइल, अगर सॉइल के पीएच की बात करें तो देखो, सॉइल कई जगहों पर एसिडिक होता है और सॉइल कई जगहों पर बेस होता है। अगर आपके एरिया का सॉइल, अगर आपके जो जिस एरिया में आप रहते हो ना, जहां रहते हो, जिस भी रीजन में रहते हो, वैसे कमेंट करके आप ये भी बता सकते हो मुझे कि आप कौन से स्टेट के हो, आप दिल्ली के हो, बिहार के हो, यूपी के हो, पंजाब के हो। आप कमेंट करके बताना, मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे पता तो लगे कि कौन कौन से स्टेट के बच्चे मेरे पे पढ़ रहे हैं। तो आप कमेंट कर देना आप कौन से स्टेट के हो। अगर आपके एरिया जो है उसका सॉइल एसिडिक है तो उसमें बेस मिला दो ताकि न्यूट्रल हो जाए। और अगर आपके एरिया का सॉइल जो है वो बेस है तो उसमें एसिड मिला दो ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। इस प्रकार से एग्रीकल्चर किया जाता है। इस पेज में हमने क्या क्या सीखा कि बेस जो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जिसमें OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। वीक बेस वो होता है जिसमें OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन कम होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, और जिंक हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये वीक बेस है। हमारे बॉडी का पीएच 7.0 से 7.8 होता है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है। एसिड रेन क्या होता है, जब बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम हो तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। और ये इफेक्ट करता है एक्वाटिक एनिमल्स को, क्योंकि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लो हो जाता है। अगर आपके एरिया जो है उसका सॉइल एसिडिक है तो बेस मिला दो, अगर सॉइल बेसिक है तो एसिड मिला दो ताकि न्यूट्रल हो जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ, जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, वो भी एक पीएच के अंदर काम करता है। उसका भी पीएच हमें पता होना चाहिए। देखो, हमारे स्टमक के अंदर, हमारा जो स्टमक है ना, वो प्रोड्यूस करता है एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जी हाँ, हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 में, जो हमारा चैप्टर है ना लाइफ प्रोसेसेस, उसमें पढ़ेंगे। हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है बच्चों एक एसिड जिसको बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जब इनडाइजेशन हो जाती है ना, मतलब खाना सही से नहीं डाइजेस्ट होता, तो स्टमक प्रोड्यूस टू मच HCl। तो क्या करता है कि हमारा स्टमक बहुत ज्यादा, टू मच, टू मतलब डबल हो आएगा। ठीक है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जब इनडाइजेशन हो जाता है ना, मतलब भोजन जो फूड हमने खाया वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता, तो स्टमक प्रोड्यूस टू मच HCl। तो हमारा स्टमक ना बहुत ज्यादा HCl प्रोड्यूस कर देता है, विच कॉज पेन एंड इरिटेशन, जिससे हमें पेन और इरिटेशन होती है। याद हो ना, जब आपने ज्यादा कोई बाहर का खाना खा लिया हो, ज्यादा ऑयली खा लिया हो, तो आपको एसिडिटी हो जाती है। आप बोलते हैं ना एसिडिटी हो गई, एसिडिटी हो गई, आपने वर्ड सुना होगा अपने घर में। तो एसिडिटी वो HCl की वजह से होती है जो हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है। अब पेट के अंदर, आपके स्टमक के अंदर एसिडिटी है, तो आपने पढ़ा है पीछे कि एसिड का अगर आपको इलाज करना तो बेस से करना पड़ेगा। तो पीपल यूज बेस, तो लोग क्या करते हैं, बेस यूज करते हैं, रिलीफ फ्रॉम पेन, ताकि उसको पेन से रिलीफ मिल जाए। तो आप इनो वगैरह लेते हो ना, वो इनो वगैरह कुछ नहीं है, वो बेस है। कोई भी दवाई आप लेते हो ना एसिडिटी के लिए, कोई भी दवाई लेते हैं, चाहे आप लेते हो, चाहे घर में मम्मी पापा लेते हो, या कोई बुजुर्ग है, दादा दादी है, नाना नानी है, कोई भी एसिड के रिलीफ के लिए हम दवाई लेते हैं ना, वो कुछ नहीं है, वो बेस है। और बेस जो है उसको एंटा एसिड भी बोलते हैं, उस बेस को एंटा एसिड बोलते हैं। एसिड का एंटा यानी एंटा एसिड, उस बेस को बोलते हैं। मोस्टली लोग जो बेस यूज करते हैं दवाइयों में, इनो वगैरह में, वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। सबसे ज्यादा यही यूज होता है बेस का जो हम खाते हैं, और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसी का इस्तेमाल किया जाता है इनो वगैरह में हमें रिलीफ देने के लिए। तो हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है HCl। इनडाइजेशन के केस में कभी HCl ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है, और इसका इलाज हमें करना पड़ेगा किसी न किसी बेस से। मोस्टली लोग जो बेस यूज करते हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, उस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। टूथ डिके, जी हाँ, टूथ डिके, टूथ डिके मतलब दांत का टूटना। देखो, टूथ डिके हो जाएगा, दांत टूट जाएंगे, स्टार्ट हो जाएगा टूटना व्हेन पीएच ऑफ माउथ, अगर माउथ का पीएच ना लोअर देन 5.5, अगर आपके मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाए। कैसे, देखो हम फूड खाते हैं ना, खाना खाते हैं ना, तो जब खाने के पार्टिकल्स, फूड के पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच में रह जाते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं ना, तो कुछ फूड पार्टिकल हमारे टीथ के बीच में, दांतों के बीच में रह जाते हैं, जो हमें पता नहीं चलता क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, और वो एसिड प्रोड्यूस करता है। अब वो एसिड प्रोड्यूस करता है, तो अगर आपके मुंह का पीएच 5.5 से कम हो गया ना, तो आपके दांत सड़ने लग जाएंगे, आपके दांत टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। यूजिंग अ टूथपेस्ट, तो ऐसा ना हो तो आप क्या करोगे, आप रोज टूथपेस्ट करते हो। टूथपेस्ट क्या है, वो एक बेस है। पहले लोग नीम के दातुन करते हैं, आपने सुना होगा ना नीम के दातुन, और नीम का टेस्ट कड़वा होता है। पहले लोग नीम के दातुन करते थे, नीम का टेस्ट कड़वा होता है, और जो चीज कड़वा है, बिटर है, वो बेस है।
तो वो उनको एसिड और बेस नहीं पता था, लेकिन उनको पता था नीम के दातून से दांत ठीक रह सकते हैं। तो नीम का दातून जो बेस होता है। तो आजकल अब इतने नीम के पेड़ कहां से लाओगे, तो हमने टूथपेस्ट बना लिया। टूथपेस्ट कुछ नहीं, वो बेस है, कैन न्यूट्रलाइज द एसिड, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है हमारा टूथपेस्ट, जो कि बेस नेचर का होता है। हनी बी, आपने मधुमक्खी देखा होगा, मधुमक्खी अगर काट लेती है, डंक मार देती है ना, तो बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है बच्चों, बहुत ज्यादा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी क्या करता है, अपने एसिड को, मेथनोइक एसिड को आपकी बॉडी में रिलीज कर देता है। हनी बी जो मधुमक्खी है ना, लीव छोड़ देता है एक एसिड विच कॉज पेन और इरिटेशन, उस एसिड की वजह से हमें पेन और इरिटेशन होती है। हनी बी जब डंक मारता है ना, तो वो अपना एसिड आपकी बॉडी में छोड़ देता है, जिससे हमें पेन और इरिटेशन होता है। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें बेस यूज करना चाहिए, बेकिंग सोडा यूज करना चाहिए, बेस यूज करना चाहिए, साबुन यूज करना चाहिए, क्योंकि साबुन सबसे अच्छा बेस है आपके घरों में। साबुन यूज कर लो, साबुन से उसको धो लो अच्छे से। तो यूज है बेस, कोई बेस यूज करो, बेकिंग सोडा यूज करो रिलीफ के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी में एसिड है, तो बेस लगा लो तो रिलीफ आपको मिल जाएगा। ठीक है। नेटल लीव्स, नेटल लीव्स क्या होता है, नेटल के पत्ते होते हैं बच्चों। नेटल लीव्स, नेटल के पत्ते होते हैं, ये पेड़ होता है। ये भी ना बहुत ज्यादा, अगर आप इसको छू लोगे ना, तो बहुत ज्यादा आपको ना बहुत ज्यादा इरिटेशन होगा। क्यों? क्योंकि नेटल के लीव्स इंजेक्ट कर देते हैं मेथनोइक एसिड को। नेटल के पत्ते इंजेक्ट करते हैं मेथनोइक एसिड को, विच कॉज पेन और इरिटेशन, जिस समय बहुत ज्यादा पेन और इरिटेशन होती है। तो क्या करना चाहिए, तो डॉक्ट्री यूज करना चाहिए। डॉक्ट्री एक बेस होता है। डॉक्ट्री जो होता है ना, जैसे नेटल लीव्स एक पत्ता है, वैसे डॉग के जो पत्ते होते हैं, उसके पत्ते, डॉक्ट्री जो है उसके पत्ते का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो बेस होता है, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। मतलब हम पत्ते का इलाज पत्ते से ही दे रहे हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? भाई आप जंगल में होता, वहां पे कहाँ लाओगे साबुन वगैरह, और आज चलो साबुन अब आविष्कार हो गया, आज से 50 साल पहले तो नहीं था। तो अगर किसी को मेथनोइक एसिड की वजह से पेन और इरिटेशन हो रहा है, तो वो डॉक्ट्री का इस्तेमाल करता था। डॉक्ट्री बेस होता है। तो नेटल लीव्स ने एसिड छोड़ा, आप डॉक्ट्री का इस्तेमाल कर लो, ये बेस होता है। तो कुछ पौधे एसिड छोड़ते हैं, कुछ पौधों के बाद बेस होता है, ये कहने का मतलब था। सम नेचुरल एसिड, कुछ नेचुरल एसिड के नाम याद कर लो, पेपर में आ चुका है और आते हैं। जैसे विनीगर, सिरका होता है ना, सिरका विनीगर, उसमें होता है एसिडिक एसिड। ऐसे ऑरेंज और लेमन जो हम खाते हैं, उसमें होता है सिट्रिक एसिड। ये आपको याद करके जाना है, ये बहुत बार पेपर आ चुका है, प्रीवियस ईयर में चेक कर लो, हर बार कुछ ना कुछ इसमें से आ रहा है। इस पेज पर हमने क्या जाना, मैंने आपको बताया कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में यहाँ भी पीएच स्केल काम करता है। हमारा स्टमक प्रोड्यूस करता है एसिड HCl। इन डाइजेशन के केस में जब बहुत ज्यादा HCl प्रोड्यूस करता है, तो हमें पेन और इरिटेशन होती है। तो हमें बेस यूज करना चाहिए ताकि हमें पेन से रिलीफ मिल सके। मोस्टली लोग जो बेस यूज करते हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। टूथ डिके, जब आपके माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, तो आपके दांत टूटने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। तो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं। टूथपेस्ट कुछ और नहीं, बेस है जो न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। हनी बी, मधुमक्खी क्या करती है, एसिड छोड़ देती है, जिस समय पेन और इरिटेशन फील होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बेस यूज करना चाहिए ताकि हमें रिलीफ मिल सके। नेटल के जो पत्ते होते हैं वो मेथनोइक एसिड रिलीज करता है, जिससे पेन और इरिटेशन होता है। तो ऐसे में हमें जो डॉक्ट्री होता है उसका पत्ता, वो बेस होता है, उसका पत्ता यूज करना चाहिए, जिससे हमें रिलीफ मिल सके। कुछ नेचुरल एसिड में आपको बताया था, विनीगर, सिरका, सिरके में होता है एसिडिक एसिड। ऑरेंज और लेमन जो हम खाते हैं, इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। अभी कुछ और भी है, ये टेबल आपके बुक में भी दिया होगा। नाउ टोमेटो की बात करें तो टोमेटो में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। टर्मरिन, इमली जो होती है उसमें टार्टरिक एसिड पाया जाता है। कर्ड, दही में लैक्टिक एसिड। और अभी हम जो आपने देखा होगा लाल रंग की चींटी होती है छोटी छोटी, वो रिलीज करती है मेथनोइक एसिड। ठीक है। तो कुछ नेचुरल एसिड याद करके जाओ कि भाई टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, जो इमली होती है टर्मरिन, उसमें टार्टरिक एसिड होता है। कर्ड, दही में लैक्टिक एसिड होता है। जो छोटी सी चींटी होती है वो मेथनोइक एसिड रिलीज करती है। ये आपके बुक में टेबल दिया हुआ है, आपके बुक में है ये, तो वहां से एमसीक्यू उठ के आ जाता है कि इसमें कौन सा एसिड है। ठीक है। नाउ सॉल्ट फॉर्मेशन, कि सॉल्ट बनता कैसे है, देखो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आपको याद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पीछे आया था, मैंने आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बताया था ना, वही है यहाँ पर, कि जब एसिड और बेस दोनों मिल जाएगा, जब एसिड और बेस मिलेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। आपको याद होगा पीछे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड की जगह HCl लिया था हमने, बेस की जगह NaOH लिया था, ये दोनों मिलकर बन गया था NaCl, जो कि एक सॉल्ट है। और वाटर, कॉमन सॉल्ट इसी को बोलता है कॉमन सॉल्ट। जो घरों में यूज हो रहा है ना कॉमन सॉल्ट, मेरे और आपके घरों में, वो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, इसी को बोलता है कॉमन सॉल्ट। तो सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस को मिलाकर बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। एस की जगह ये ले लो, बेस की जगह ये ले लो, दोनों मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट को बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होता है एसिडिक सॉल्ट, एक होता है बेसिक सॉल्ट, एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट। याद रखोगे, सॉल्ट को बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। अब आपके मन में आएगा कि सर ये एसिडिक सॉल्ट क्या होता है। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो,
जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तो दोनों मिलकर बनता है एसिडिक सॉल्ट, और इसका पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है। अभी बेसिक सॉल्ट क्या होता है? तो जब वीक एसिड हो बट स्ट्रॉन्ग बेस हो, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिलकर बनता है बेसिक सॉल्ट, और इसका पीएच जो होता है वो 7 से ज्यादा होता है। वहां पर एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट, जो हम घर में यूज करते हैं न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ये वाला न्यूट्रल सॉल्ट होता है, ना ये एसिडिक में आता है ना ये बेसिक में आता है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है। तो न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों को मिला दोगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। इसका पीएच एग्जैक्ट 7 होता है, और इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया NaCl, ये न्यूट्रल सॉल्ट होता है जो हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है। इस पेज पे हमने क्या जाना? हमने जाना टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, टर्मरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, आंट में मेथनोइक एसिड होता है। सॉल्ट कैसे बनता है? तो एसिड और बेस को मिला के सॉल्ट एंड वाटर बनाया जाता है। सॉल्ट को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिलाते हैं तो एसिडिक सॉल्ट बनता है, और इसका पीएच 7 से कम होता है। बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है? तो जब वीक एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो दोनों मिलकर बनता है बेसिक सॉल्ट, और इसका पीएच 7 से ज्यादा होता है। न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है? जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों मिल जाते हैं तो दे फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट, ये न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। इसका पीएच एग्जैक्ट 7 होता है, उसका एग्जांपल NaCl था। नाउ कॉमन सॉल्ट से जो NaCl ये पढ़ रहे हो ना, कॉमन सॉल्ट ये वाला, इससे ना बहुत सारी चीजें बनती है। तो अब हमारा अगला टॉपिक आ गया, आप धीरे धीरे देख रहे हो, एसिड और बेस खत्म हो गया, धीरे धीरे सॉल्ट वाले टॉपिक आ गए। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि पहले एसिड और बेस चलेगा, फिर धीरे धीरे सॉल्ट आ जाएगा। अब सॉल्ट आ चुका है। अब कॉमन सॉल्ट जो मेरे और आपके घरों में यूज हो रहा है ना NaCl, वो बहुत सारी चीजों में यूज होता है। ये नहीं सिर्फ खाने में इस्तेमाल करते हैं, नहीं, वो एक रॉ मटेरियल है बहुत सारी चीजों के लिए। तो बहुत सारी चीजें तो नहीं है, बट 5 चीजें आपके बुक में दिया हुआ जो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कॉमन सॉल्ट से बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन सॉल्ट से बनता है ब्लीचिंग पाउडर, कॉमन सॉल्ट से बनता है बेकिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट से बनता है वॉशिंग सोडा, कॉमन सॉल्ट से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सब चीजें बनते हैं, ठीक है, या सी हटा देना ना। वापस आते हैं, कॉमन सॉल्ट से ये 5 चीजें बनती है। कॉमन सॉल्ट जो NaCl था ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, इससे ये कॉमन सॉल्ट एक रॉ मटेरियल है। ये 5 चीजें बनती है, क्या क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 चीजें कॉमन सॉल्ट से बनती है। फिर आपके पेपर में आता है कैसे बनती है, तरीका क्या बनने का। तो देखो, अब आपको इन 5 के बारे में पढ़ना है, और यही हमारा बचा हुआ टॉपिक है। चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक्टिविटी आ जाएगी। आपको पढ़ना पड़ेगा इनका फॉर्मूला, कि भाई इनका साइंटिफिक फॉर्मूला बताओ। जैसे आप पढ़ोगे ना ब्लीचिंग पाउडर, तो आपको बताना पड़ेगा ब्लीचिंग पाउडर का साइंटिफिक फॉर्मूला। ब्लीचिंग पाउडर तो कॉमन नेम है जो मैं और आप यूज कर रहे हैं, दुकान वाले यूज कर रहे हैं, बट ब्लीचिंग पाउडर का साइंटिफिक फॉर्मूला क्या है। इसके अलावा आप पढ़ोगे इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, भाई ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, उसका रिएक्शन, फॉर्मूला, फॉर्मुलेशन मतलब रिएक्शन, कि बना कैसे, ब्लीचिंग पाउडर बनता किस चीज से है। और फिर आपको कम से कम 2 से 3 यूजेस पढ़ने पड़ेंगे, किसका इस्तेमाल कहां होता है। तो आप इन सब के बारे में 3 चीज पढ़ने वाले हो, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, इसका रिएक्शन कैसे होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या है। आप कोई भी उठा लो, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने सुना होगा, मैं जानता हूं प्लास्टर ऑफ पेरिस 10th का हर बच्चा जानता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम तो सुना होगा ना आपने, बट अभी आपको उसका फॉर्मूला नहीं पता, अभी आपको उसका रिएक्शन नहीं पता, और यूजेस आप सब जानते होंगे, 1-2 यूजेस तो पता ही होंगे, पीओपी कहां इस्तेमाल होता है, घरों में यूज होता है। तो हमें 3 चीज पढ़ना है, कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, इसका रिएक्शन क्या है, और इसके यूजेस क्या है। तो हम इन 5 को 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, सबसे पहले फॉर्मूला, ठीक है। देखो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, ये आपको याद करना पड़ेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। अच्छा, आप ना रट नहीं सकते, आप डायरेक्ट में याद भी ऐसे ही हो जाएगा। देखो, सोडियम होता है Na, आपको याद होगा, और हाइड्रोक्साइड होता है OH, तो दोनों को मिला दो, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, देखो बन गया फॉर्मूला, ठीक है। फिर अब फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया, अब ये बनता कैसे है, इसका रिएक्शन कैसे होता है। तो देखो बनता कैसे है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए आपको 2 चीज चाहिए। पहले एक तो नमक चाहिए, सोडियम क्लोराइड चाहिए, नमक चाहिए, और दूसरा पानी चाहिए। जब आप सॉल्ट को वाटर में मिक्स कर देते हो और इलेक्ट्रिसिटी से उसको करंट देते हो, जब सॉल्ट और पानी को मिला देते हो और इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो, तो ये 3 चीज बनाता है। पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन गैस, और तीसरा हाइड्रोजन गैस।
तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, इसका रिएक्शन क्या है, तो आपको ये लिखना है कि नमक और पानी का घोल बनाएंगे, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो तीन चीज बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन। और इस रिएक्शन को ना, ये जो रिएक्शन आप पढ़ रहे हो, इस रिएक्शन का एक नाम है, इसको क्लोर एल्कैली प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्लोर एल्कैली प्रोसेस। क्यों? क्योंकि एक तो क्लोरीन बन रहा है और एक एल्कैली बन रहा है। एल्कैली याद है आपको? एल्कैली, एल्कैली याद होगा थोड़ा सा, एल्कैली याद करो। एल्कैली वो होता है जो वाटर में सोल्यूबल होता है, ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं, याद करो थोड़ा सा, ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको एल्कैली कहते हैं। तो इसलिए इसको क्लोर एल्कैली प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि एक तो क्लोरीन बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है देखो, और एक एल्कैली बन रहा है, इसलिए इसको क्लोर एल्कैली प्रोसेस नाम दिया गया। अब फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला क्या था? NaOH। फॉर्मेशन हो गया, रिएक्शन हो गया, ये रहा रिएक्शन, इसका रिएक्शन का नाम भी है क्लोर एल्कैली प्रोसेस। अब इसके यूजेस, कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कहां हो रहा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कहां होता है। तो यूजेस, पहला डिग्रीजिंग ऑफ मेटल, मेटल में से ग्रीस हटाने के लिए। आपको पता है ग्रीसिंग लग जाती है साइकिल वगैरह में, बाइक के चेन वगैरह में ना ग्रीस लग जाते हैं, उस ग्रीस को हटाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। और पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, आर्टिफिशियल फाइबर जो आते हैं फाइबर बनाने में, और सोप और डिटर्जेंट बनाने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। वो भी दो तीन याद कर लेना कि भाई इसके यूजेस है। ठीक, तो क्या जाना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए हमें नमक और पानी चाहिए, इसको इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन बनेगा। इस रिएक्शन को क्लोर एल्कैली प्रोसेस कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्लोरीन और एल्कैली की फॉर्मेशन हो रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज क्या है? तो मेटल से ग्रीस हटाने के लिए, पेपर इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, और सोप और डिटर्जेंट में। ना पहला हो गया। अब आता है ब्लीचिंग पाउडर, फिर वही तीन चीज, फिर आप तीन चीज पढ़ोगे। अब ब्लीचिंग पाउडर पढ़ो ना, तो आप ब्लीचिंग पाउडर के बारे में तीन चीज पढ़ोगे कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है, यही तीन चीज फिर से पढ़ोगे। आ जाओ, देखो ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का रियल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बोलो मेरे साथ, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब आप खुद ही फॉर्मूला बना लोगे। देखो कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है? Ca, ऑक्सी O, क्लोराइड Cl2, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। ब्लीचिंग पाउडर आम बोलचाल में हम लोग, मैं और आप यूज कर रहे हैं, बट साइंटिफिक नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर को हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं और उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। फिर वही, अब रिएक्शन बनता कैसे है? तो अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर बनाना है तो पहले आपको चाहिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चैप्टर 1 में पढ़ा था, व्हाइट वॉशिंग में। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करते हैं, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाता है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो पानी तो आप इवेपोरेट कर दो, उसे सुखा दो, धूप से सुखा दो या हीट करके सुखा दो, पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा और आपके पास पाउडर बचेगा। इसी को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो ये रिएक्शन हो गया। अब फिर वही, उसके यूजेस क्या है? पहले हमने पढ़ा फॉर्मूला, फिर आपने पढ़ा रिएक्शन, अब इसके यूजेस कि भाई ब्लीचिंग पाउडर यूज कहां हो रहा है, क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो देखो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कॉटन और लिनन होता है ना, कपड़े होते हैं, उनको ब्लीच करने के लिए, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए। पेपर इंडस्ट्री में पेपर को ब्लीच करने के लिए ये ऑक्साइडिंग एजेंट के रूप में भी काम किया जाता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, पानी को जर्म्स से फ्री करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पानी को मैं बोल सकता हूँ ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल होता है, पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, जर्म्स फ्री करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। तो फिर हमने तीन चीज पढ़ा कि भाई कैल्शियम, जो कैल्शियम ये ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका रिएक्शन क्या है और इसका यूजेस क्या है। अब इस पेज पर रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। मैंने आपको सबसे बताया कि कॉमन सॉल्ट के बेसिकली 5 यूजेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, बेकिंग सोडा बनाने के लिए, वॉशिंग सोडा बनाने के लिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए। अब मैं इन पांचों का बताऊंगा फॉर्मूला, इन पांचों का बताऊंगा रिएक्शन और इन पांचों को बताऊंगा यूजेस। सबसे पहले आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। बनाते कैसे हैं? नमक और पानी का घोल तैयार करो, इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन और हाइड्रोजन बनेगा। इस रिएक्शन को क्लोर एल्कैली प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि एक तो क्लोरीन और एल्कैली की फॉर्मेशन होती है। अब इसका यूजेस क्या है? तो मेटल पे से ग्रीस हटाने के लिए, पेपर इंडस्ट्री में, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में, सोप और डिटर्जेंट में। ब्लीचिंग पाउडर जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फॉर्मूला होता है CaOCl2। बनता कैसे है? तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वाटर की फॉर्मेशन करता है। ये रहा आपका ब्लीचिंग पाउडर। इसके यूजेस क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, ऑक्साइडिंग एजेंट के रूप में, और पानी को, वाटर को जर्म्स फ्री करने के लिए, पानी को ब्लीच करने के लिए हम ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। नाउ अगला आएगा बेकिंग सोडा। अगला था ना, देखो 2 हो गए, एक तो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक हो गया ब्लीचिंग पाउडर, अगला आएगा बेकिंग सोडा, फिर आएगा वॉशिंग सोडा,
फिर आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आ चुका है जी। अगला टॉपिक देखो, बेकिंग सोडा। फिर वही पहले बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, फिर वही तीन चीज पढ़ोगे कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, फिर पढ़ोगे आप इसका रिएक्शन क्या है, और फिर इसका यूजेस क्या है। ये तीन चीज आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। हर किसी के तीन तीन है। तो पहले बेकिंग सोडा का ना साइंटिफिक नेम जानते हैं। बेकिंग सोडा का साइंटिफिक नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोबारा बोलो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। देखो, सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H, और कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। याद होगा आपको। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्मूला अपने आप बन गया। अब फिर फॉर्मूला के बाद रिएक्शन की बनता कैसे। तो अगर आपको बेकिंग सोडा बनाना है तो चार चीजें चाहिए। एक तो चाहिए नमक, NaCl, नमक को डाल दो पानी में, वाटर। एक चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास होने के लिए, और अमोनियम। ये अमोनियम होता है, ये अमोनियम है, अमोनियम ये है, ठीक है, ये अमोनियम। अब जब आप इन चारों को मिलाओगे तो दो चीज बनेगी। एक तो बनेगी अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये रहा अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर आपको बेकिंग सोडा बनाना है तो चार चीज चाहिए। एक नमक चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और अमोनिया चाहिए। इन चारों को मिला दो तो आपके पास दो चीज बन जाएगी। एक तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड, इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, और एक बनेगा आपका बेकिंग सोडा। ये रहा बेकिंग सोडा, आपका तैयार हो गया, ठीक है। फिर यूजेस। अब आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, रिएक्शन पढ़ लिया, अब यूजेस पढ़ोगे ना कि यूज कहां होता है। तो देखो, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है फॉर मेकिंग ब्रेड एंड केक्स। जितने भी ब्रेड और केक बनते हैं ना, उन सब में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। फॉर मेकिंग क्रिस्पी पकोड़ाज, जो पकोड़े होते हैं ना, उनको क्रिस्पी करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। फॉर फास्टर कुकिंग, जल्दी खाना पकाने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर, जो फायर एक्सटिंग्यूशर होता है ना, आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं, उनमें भी बेकिंग सोडा इस्तेमाल होता है। इनग्रीडियंट और इन एंटासिड, आपको याद है एंटासिड में आपको पीछे समझाया था, जब पेट में दर्द होता है, एसिड बन जाता है, तो हम एंटासिड लेते हैं, उसमें भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। देखो, बेकिंग सोडा अलग है और बेकिंग पाउडर अलग है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। नाउ ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा, जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो ना, ये जो बेकिंग सोडा आपने पढ़ा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब आप इसको हीट करते हो तो इसका रिएक्शन आता है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो क्या बनता है। तो जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा को हीट करते हैं ना, तो तीन चीज बनती है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो तीन चीज बनती है। एक तो बनता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जो कि एक बेसिक सॉल्ट है। अब इसमें याद है ना, बेसिक सॉल्ट पीछे पढ़ा था, उसमें एग्जांपल भी दे सकते हो आप इसका। अब याद है ना, सॉल्ट तीन टाइप के बताए थे, कहीं था ना अभी टॉपिक, मैं निकालता हूं अगर मुझे मिल गया तो। हाँ, मिल गया, लो जी। अभी आपने पढ़ा था बेसिक सॉल्ट, ये देखो बेसिक सॉल्ट क्या आया था ना, इसका आप एग्जांपल भी दे सकते हो। ये रहा बेसिक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट होता है, ये रहा इसका एग्जांपल, ठीक है। तो ये कैसे बनता है? तो जब बेकिंग सोडा को हम लोग हीट करते हैं ना, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब देखो, सोडियम कार्बोनेट ये पाउडर है, वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि आप हीट कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो ये दिखेगा ही नहीं, तो ये भी चला जाएगा। तो आपके पास केवल ये बचेगा, बेसिक सॉल्ट। ये है बेसिक सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट। तो जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये रिएक्शन होती है, और ये रिएक्शन आपको याद करना है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है। कैसे बनता है, दोनों में क्या फर्क है, तो वो इस रिएक्शन से क्लियर होगा। जब हम बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं, ध्यान से सुना, जब बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। देखो, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में एक फर्क है। क्या फर्क है? अगर आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल करोगे ना, केवल बेकिंग सोडा इस्तेमाल करोगे, तो हर चीज जो है ना कड़वी हो जाएगी। जो आप बना रहे हो ना, उसका टेस्ट बिटर हो जाएगा। आप केक बनाओगे ना बेकिंग सोडा से, वो कड़वा हो जाएगा केक। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? अभी तो आप बोल रहे थे कुकिंग में इस्तेमाल होता है। सुनो मेरी बात, बेकिंग सोडा आपने चलो ब्रेड और केक बनाने में इस्तेमाल किया, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, 1 मिनट लगेगा, बस समझाना चाहता हूं मैं आपको। बेकिंग सोडा का आपने इस्तेमाल किया ब्रेड और केक बनाने में, और आपको पता है ये ब्रेड और केक ओवन में बनता है, ओवन में डालना पड़ता है इनको। ये तो देखा होगा आपने, केक बनाने के लिए उसको पहले गर्म हीट करना पड़ेगा, ये तो मानते हो आप। अब आपने बेकिंग सोडा मिलाया, आपने ये मिलाया, बेकिंग सोडा मिलाया मैदे के अंदर, और आपने उसे हीट कर दिया। आपने मैदे में ये मिलाया था, आपने हीट कर दिया मैदे को, तो आपका मैदा जब हीट होगा तो वो क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट बनाएगा। वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड इवेपोरेट हो जाएगा, बचेगा सोडियम कार्बोनेट। और ये क्या होता है? बेसिक होता है। जितने भी बेस होते हैं उनका टेस्ट कड़वा होता है, यानी आपका केक कड़वा हो गया।
तो जितने भी केक बनाने वाले लोग होते हैं ना, वो बेकिंग सोडा तो मिलाते हैं, साथ में कोई ना कोई एसिड मिला देते हैं, खासकर इमली का रस मिलाते हैं। क्यों इमली? इमली याद करो, टार्ट्रिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, तो वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आजकल क्या कर रहे हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, अब डायरेक्ट लोग बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो वो बेसिक सॉल्ट बनाता है, बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो बेसिक सॉल्ट बनाता है, तो आपका केक कड़वा हो जाएगा। तो आजकल सब बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग पाउडर में पहले से ही टार्ट्रिक एसिड मिला होता है। तो जब हम बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड मिला देंगे तो वो बेकिंग पाउडर बन जाएगा, इससे आपका केक कड़वा नहीं होगा। फॉर्मेशन ऑफ केक, केक कैसे बनाओगे? देखो अभी मैंने आपको बताया था, बेकिंग सोडा ले लो, लेकिन साथ में आपको टार्ट्रिक एसिड मिलाना पड़ेगा। H+ मतलब एसिड, याद करो सभी एसिड की पहचान थी H+। तो आप बेकिंग सोडा ले लो, लेकिन आपको एसिड मिलाना पड़ेगा, और जब आप हीट करोगे तो एक तो वाटर बनेगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और एक बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से केक फूल जाता है, राइज हो जाता है, एंड बिकम सॉफ्ट, और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो आपका मैदा है ना, वो फूल जाता है और सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी हो जाता है। तो आपसे पूछा ना फॉर्मेशन ऑफ केक, केक कैसे बनता है, तो आपको ये रिएक्शन लिखना है कि बेकिंग सोडा में हमने टार्ट्रिक एसिड मिलाया, यानी कोई भी एसिड मिलाया, मोस्टली टार्ट्रिक एसिड मिलाता है, इसलिए मैं टार्ट्रिक एसिड बार बार बोल रहा हूं, बट आप इमली के रस को हटा के नींबू का रस भी मिला सकते हो, मर्जी आपकी, बट मोस्टली लोग टार्ट्रिक एसिड मिलाते हैं, कई लोग दही मिला देते हैं। तो जब हमने बेकिंग सोडा मिलाया तो हमें कोई ना कोई एसिड मिलाना पड़ेगा, जब हम हीट करेंगे तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड उस मैदे को फुला देगा, सॉफ्ट बना देगा, स्पॉन्जी बना देगा। वॉशिंग सोडा, फिर वही 3 चीज पढ़ेंगे कि भाई इसका फॉर्मूला क्या है, इसका रिएक्शन क्या है, इसका यूज क्या है वॉशिंग सोडा का। तो वॉशिंग सोडा का रियल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, 4 वर्ड बोलो, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अभी 4 वर्ड्स आपको कैसे याद होगा? देखो सोडियम, सोडियम होता है Na, कार्बोनेट आपको याद है CO3, डेका, डेका होता है 10, डेका होता है 10, 10 को बोलते हैं डेका, और हाइड्रेट होता है वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका 10 के लिए यूज होता है, डेका 10 के लिए यूज होता है, बोलते हैं डिकेट, इस डिकेट में, डिकेट मतलब 10 होता है। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब रिएक्शन कैसे बनाओगे? तो सोडियम कार्बोनेट में, याद करो सोडियम कार्बोनेट हम लोग ऊपर बनाया था, देखो ये रहा सोडियम कार्बोनेट, ये रहा सोडियम कार्बोनेट, ये था। इसमें ये जो बेसिक सॉल्ट था सोडियम कार्बोनेट, इसमें 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर मिला दो। जब सोडियम कार्बोनेट में 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर मिक्स कर देते हैं, जब सोडियम कार्बोनेट में 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर को मिक्स कर देते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि वॉशिंग सोडा है। तो ये रहा फॉर्मूला, ये रहा रिएक्शन। अब इसके यूजेस, चलो पहले इस पेज पे पढ़ लेते हैं क्या पढ़ा। मैंने आपको बताया बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको बनाने के लिए 4 चीज चाहिए, नमक चाहिए, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और अमोनिया चाहिए। इन चारों को मिला दोगे 2 चीज बनेगा, एक बनेगा अमोनियम क्लोराइड और एक बनेगा बेकिंग सोडा। यूजेस कहाँ होता है? ब्रेड और केक बनाने में, पकौड़ास बनाने में, फास्टर कुकिंग के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर में, एंटासिड में यूज करते हैं, और बेकिंग पाउडर बनाने में। जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो 3 चीज बनती है, एक तो बनता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपके केक को कड़वा कर देगा, तो हमें कोई ना कोई एसिड मिलाना पड़ेगा। तो बेकिंग सोडा में हम टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं ताकि वो बेकिंग पाउडर बन जाए। केक कैसे बनाते हैं? तो बेकिंग सोडा के साथ कोई ना कोई एसिड मिला दो और हीट करो, तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये आपके उस मैदे को फुला देगा, सॉफ्ट बना देगा, स्पॉन्जी बना देगा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला है। रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट में 10 मोलिक्यूल ऑफ वाटर बना दो तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट तैयार हो जाएगा। नाउ इसके यूजेस क्या है, कहाँ यूज करते हैं भाई? देखो यूज कहाँ करते हैं ये बताता हूँ। इसका यूज करते हैं ग्लास में, सोप में, पेपर इंडस्ट्री में, इसके अलावा बोरैक्स बनाने में। सर ये बोरैक्स क्या होता है? देखो बोरैक्स एक पाउडर होता है जो बहुत सारे, जिससे केमिकल बनते हैं। बोरैक्स एक पाउडर है जिसके क्लीनिंग बहुत सारे चीजें बनती है, साफ करने की बहुत सारे केमिकल बनते हैं बोरैक्स से। तो बोरैक्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। ये क्लीनिंग एजेंट होता है डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घर के लिए साफ सफाई के जितने भी आते हैं ना, आपको फिनाइल वगैरह आप लोग यूज करते हो ना, सबके अंदर, सभी के अंदर एक क्लीनिंग एजेंट के रूप में काम करता है। मतलब इसके बिना तो बन ही नहीं सकता। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की हार्डनेस को
मिटाने के लिए, जो वाटर होता है ना, जो खारा पानी होता है, समुद्र का पानी जिसमें नमक होता है, तो उसकी हार्डनेस को हटाने के लिए भी हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, आपके घरों में यूज होता है आजकल बहुत ज्यादा। तो फिर वही तीन चीज, फॉर्मूला, रिएक्शन, यूजेस। फॉर्मूला, रिएक्शन, यूजेस। तो फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पहले 4 वर्ड मेरे साथ बोल लो। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब देखो फॉर्मूला अपने आप ही हो जाएगा। कैल्शियम Ca, सल्फेट SO4, हेमी, हेमी होता है आधा, हाफ, हाफ हेमी, हेमी मतलब हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, 4 वर्ड याद कर लो। अब रिएक्शन बनता है कैसे? तो ये बनता है जिप्सम से। किससे बनता है? जिप्सम से। जिप्सम एक पाउडर होता है, तो जिप्सम को जब, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, कैल्शियम सल्फेट डीहाइड्रेट बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट डीहाइड्रेट, या बाइहाइड्रेट भी बोलते हैं कई टीचर, तो आप बाइहाइड्रेट भी बोल लेना, कैल्शियम सल्फेट बाइहाइड्रेट, ठीक है। इसको जिप्सम बोलते हैं, ये पूरा जिप्सम का फॉर्मूला है। जब जिप्सम को 373 केल्विन पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, जब जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं ना, तो बनता है पीओपी। ये रहा पीओपी, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, पीओपी बनता है। और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है क्योंकि आप उसे हीट कर रहे हो, तो पानी धीरे धीरे सूख जाएगा। ये बन गया पीओपी। तो पहले हमने पढ़ा, देखो वही तीन चीज। पहले फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब ये बनता कैसे? बनता है जिप्सम से। जिप्सम एक सॉल्ट होता है, तो जिप्सम को जब 373 केल्विन पे या 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो पीओपी बनता है और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इवेपोरेट हो जाता है। अब पीओपी का यूज क्या है? टू जॉइन फ्रैक्चर बोन, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, आपको पता है पीओपी का इस्तेमाल करते हैं, हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। टू डेकोरेट होम्स, आजकल घरों को सजाने के लिए, घरों को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो ना, बहुत सारे जो फोर सीलिंग होती है वो पीओपी से करते हैं। टॉयज बनाने के लिए, स्टैचू बनाने के लिए, सरफेस को स्मूथ करने के लिए, चिकना बनाने के लिए, सरफेस को घिसाई वगैरह के लिए हम लोग पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। अब जिप्सम आया था ना, जिप्सम, जिप्सम क्या है? जिप्सम एक सॉल्ट होता है, जिप्सम एक सॉल्ट होता है। सीमेंट वगैरह को साथ मिला देते हैं इसको, तो सीमेंट वगैरह एकदम जमता नहीं है। तो हमें इतना नहीं पता, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और रिएक्शन पता होना चाहिए। देखो जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डीहाइड्रेट, कैल्शियम, ये रहा सल्फेट, ये रहा डी, ये रहा हाइड्रेट, ये रहा। बनता कैसे? तो अब पानी में वापस, पानी में वो पीओपी में वापस पानी मिला दो, ये बना था ना पीओपी। देखो पीओपी मतलब इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, ये पीओपी है ना, पीओपी, पीओपी में अगर 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फिर से मिला दो, अगर पीओपी में 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फिर से मिला दो तो आपका जिप्सम बन जाएगा। तो पीओपी में 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना दिया तो जिप्सम तैयार हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि हम पीओपी से जिप्सम बना सकते हैं और जिप्सम से पीओपी बना सकते हैं। ये कहने का मतलब है हम जिप्सम से पीओपी बना सकते हैं और पीओपी से वापस जिप्सम भी बना सकते हैं। हम जैसी जरूरत है वैसा काम कर सकते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अब ये क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? अब ध्यान से देखो, इन सभी सॉल्ट, ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है लेकिन इसके अंदर पानी है। ध्यान से देखो फॉर्मूले को, ध्यान से देखो, ये एक सॉल्ट है लेकिन इसमें आधा पानी भी तो है। ये एक सॉल्ट है जिसमें 2 वाटर भी है। ऐसे पीछे भी आया था, डिहाइड्रेट करके आया था। ये देखो सॉल्ट था, ये देखो ये एक सॉल्ट है, ये तो मानते हैं सॉल्ट है, सोडियम कार्बोनेट एक सॉल्ट है, लेकिन इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर भी तो है। जब सॉल्ट में वाटर आता है ना, सॉल्ट में वाटर होता है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट में। जैसे देखो ये सॉल्ट है, इसमें आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ये सॉल्ट है, इसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट है। इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो इसका एग्जांपल लिख सकते हो, यहाँ एग्जांपल लिख लेना, नोट्स में ऐड कर लेना। एक तो एग्जांपल ये रख लो, CaSO4 2H2O डिहाइड्रेट। एक ये पीओपी वाला भी लिख सकते हो, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ये पीओपी। या वो भी दे सकते हो वॉशिंग सोडा, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, तो एग्जांपल बहुत सारे हैं। ये रहा एग्जांपल, ये वाला एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल ले लो, कोई सा भी एग्जांपल ले लो। ठीक है, चलिए अब यहां से स्टार्ट होगा बच्चों एक्टिविटी। जी हाँ, अब तक सब कुछ हो गया यहां तक का। अब एक्टिविटी ऐड, पिछले जब मैंने पीछे वीडियो बनाया था तो यहां तक तो सेम टॉपिक पढ़ाया था मैंने, पहले जो पढ़ाया था ना 3-4 साल पहले, बट एक्टिविटी उसमें ऐड नहीं थी। तो बच्चों का बहुत रिक्वेस्ट था, सर एक्टिविटी ऐड करो, तो आपकी बिल्कुल रिक्वेस्ट मानी गई। देखो सारी एक्टिविटी ऐड कर लिया मैंने, आप टेंशन मत लो।
पहला एक्टिविटी, टेस्टिंग एसिड एंड बेस विथ इंडिकेटर। हम एसिड और बेस को इंडिकेटर से चेक करते हैं, ठीक है। देखो जितने भी एसिड है ना, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, पीछे पढ़ा था आपने। और बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू करता है, पीछे भी पढ़ चुके हो आप। फिनॉल फेथलीन पिंक हो जाता है बेस में, याद करके जाना, यही चीज पेपर में आता है। फिनॉल फेथलीन पिंक हो जाता है बेस में, लेकिन कलरलेस हो जाता है एसिड में। फिनॉल फेथलीन पिंक हो जाता है बेस में, लेकिन कलरलेस हो जाता है एसिड में। मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है एसिड में, मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है एसिड में, लेकिन येलो हो जाता है बेस में, ठीक है। क्या क्या पढ़ा आपने, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। फिनॉल फेथलीन पिंक हो जाता है बेस में, कलरलेस हो जाता है एसिड में। मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाता है एसिड में, लेकिन येलो हो जाता है बेस में। नाउ ऑल फैक्टर इंडिकेटर याद है आपको, अनियन वेनिला क्लोव पढ़ा था आपने। इनका स्मेल चेंज हो जाता है बेस में। जितने भी ये अनियन वेनिला क्लोव पढ़ रहे हो ना, इन सबका स्मेल बेस में चेंज होता है, बट रिमेन इन एसिड। लेकिन एसिड में इनका स्मेल चेंज नहीं हुआ। ये जो अनियन वेनिला क्लोव है, इन सब का स्मेल बेस में चेंज होता है, लेकिन रिमेन इन एसिड में, लेकिन एसिड में इनका स्मेल चेंज नहीं हुआ। रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल और जिंक, इसमें आपको बस ये रिएक्शन याद करना है कि जब HCl जिंक के साथ रिएक्ट करता है, ये रिएक्शन याद कर लो। जब HCl जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो ये जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। आपने ऐड करा डिल्यूटेड एसिड HCl किसके साथ, जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ, जिंक के टुकड़ों के साथ, तो आप देखोगे इफरवेंस होगा। इफरवेंस क्या होता है, बुलबुले निकलते हैं पानी में जब बुलबुले बनते हैं ना छोटे छोटे, उसे इफरवेंस बोलते हैं। गैस बर्न विद पॉप साउंड, एक गैस बर्न होगी पॉप साउंड के साथ। अब पॉप साउंड क्या है, हाइड्रोजन पॉप साउंड बनाता है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, सॉल्ट बनता है। तो इन सब का एक ही तरीका याद करने का, क्या, अब बस आप ये रिएक्शन याद कर लो कि जब HCl और जिंक आपस में मिलेगा तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा और ये पॉप साउंड बनाता है। पॉप साउंड वाला क्वेश्चन है ना, तो आपको ये रिएक्शन लिख के आना है, ठीक है। नाउ अब आपको रिएक्शन करना है बेस का मेटल के साथ, यानी जिंक लेंगे और NaOH लेंगे। जिंक मतलब मेटल और NaOH मतलब बेस। ये पीछे भी पढ़ चुके हो आप, फिर पढ़ा देता हूं एक्टिविटी है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में जिंक मिलाओगे, तो सोडियम जिंकेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। पीछे भी आ चुका है, आप मुकर नहीं सकते, पीछे आप जाके देखो, ये मैं बता चुका हूं पहले ही। मैं फिर से क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एक्टिविटी और मेन एक्टिविटी ही आता है पेपर में। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में जिंक मिलाते हैं ना, तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। नाउ अगला क्या है, एक्टिविटी 2.5। एक्टिविटी 2.5 पे आता है क्या, जब एसिड को मिक्स करते हैं कार्बोनेट्स के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, जब एसिड को मिक्स करते हैं कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो HCl ले लिया एसिड और हम उसको मिलाएंगे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो आप देखोगे पास थ्रू लाइम वाटर। लाइम वाटर किसको बोलते हैं, याद करो, पहला चैप्टर बताया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं। लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाएगा, किसकी वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड। लाइम वाटर मिल्की हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। और बस आपको ये रिएक्शन याद करना है, ऊपर का छोड़ दो, बस आप ये याद करो रिएक्शन। किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को जब एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो बच्चों तीन चीज बनती है, एक सॉल्ट बनता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एक वाटर बनता है। एग्जाम्पल पीछे ले चुका हूं मैं, HCl एक एसिड है और मेटल कार्बोनेट की जगह ले लिया सोडियम कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट को HCl एसिड के साथ मिक्स कर रहे हैं, तो NaCl एक सॉल्ट बन गया, एक वाटर बन गया, एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो बस आपको एक रिएक्शन याद करना है। हाँ, ये भी याद कर सकते हो कि किसने लाइम वाटर को मिल्की बनाया, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने। लाइम वाटर किसको बोलते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, ये भी याद कर सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद करो, पीछे आया था ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मैं फिर से कर रहा हूं क्योंकि आपके मन में हो जाए कि भैया ने एक्टिविटी करा दी। आपके मन में हो जाना चाहिए कि भाई ने एक्टिविटी हमारी करा दी। जब NaOH HCl के साथ मिलता है तो NaCl और H2O बनता है, इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, पीछे पढ़ चुके हो आप। मेटेलिक ऑक्साइड जब एसिड के साथ मिलता है, याद करो, जब मैंने बताया था कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ मिलता है, ये पीछे आ चुका है, ये भी रिएक्शन पीछे आ चुका है। जब मेटेलिक ऑक्साइड जब किसी एसिड के साथ मिलता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तो जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ मिल रहा है, तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो बेस होता है, पहले भी नीचे भी आपको बता चुका हूं, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं बेस होते हैं, और जब वो रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ठीक है। नाउ
इसका ये भी याद करना, ब्लैक कलर का जो कॉपर ऑक्साइड है वो डिसॉल्व हो जाता है और सॉल्यूशन ब्लू कलर का हो जाता है, यानी पहले इसका कलर ब्लैक था, बाद में इसका कलर ब्लू ग्रीन हो जाता है, ब्लू ग्रीन कलर का हो जाता है। ये भी याद कर लो, जब HCl और कॉपर हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करा हमने, तो कॉपर ऑक्साइड का जो ब्लैक कलर था वो डिसॉल्व हो गया और सॉल्यूशन का कलर ब्लू और ग्रीन हो गया, यानी पहले ब्लैक कलर का था और सॉल्यूशन का कलर रिएक्शन होने के बाद इसका ब्लू ग्रीन हो गया। ठीक है, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और ये रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड और वाटर बना रहा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी, तो बल्ब ग्लो होगा एसिड के साथ, लेकिन ग्लो नहीं होगा ग्लूकोज अल्कोहल के साथ। मैं रीजन बता चुका हूं, आप याद करो, पीछे बता चुका हूं। बल्ब ग्लो होगा एसिड के साथ, क्यों? क्योंकि एसिड में आयन पाया जाता है, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ बल्ब ग्लो नहीं होगा क्योंकि इनमें आयंस नहीं होते। एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उसमें आयंस होते हैं, एसिड कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि उसमें आयंस होते हैं। लेकिन नॉट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर एसिड, लेकिन सब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन होगा तो हमेशा उसमें आयंस ही होंगे। नॉट ऑल हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अगर हाइड्रोजन है तो जरूरी थोड़ी है कि वो एसिड हो, उसमें हो सकता है हाइड्रोजन हो लेकिन वो आयन थोड़ी है। हाइड्रोजन अलग है और हाइड्रोजन आयंस अलग है, पहले आप ये समझो। हाइड्रोजन होना एसिड होना नहीं है, हाइड्रोजन आयंस होना एसिड है, हाइड्रोजन के साथ आयंस होना चाहिए तो वो एसिड कहलाता है। तो जितने भी एसिड होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं क्योंकि उनमें आयन होते हैं, लेकिन ग्लूकोज की बात करें या फिर अल्कोहल की बात करें, उनमें हाइड्रोजन तो है लेकिन उनमें आयंस नहीं है, इसलिए पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। नाउ एक्टिविटी 2.9 पे आते हैं। नीड ऑफ वाटर फॉर एसिडिक बिहेवियर, HCl गैस। आइए इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि भाई जनरेट HCl गैस एंड टेस्ट ट्यूब विद ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। सर क्या फर्क है दोनों में? इसमें आपको यह बताने की कोशिश की गई कि एक आपको ना ड्राई लिटमस पेपर लेना है और एक आपको ना वेट लिटमस पेपर लेना है। ठीक है, तो जब आप ड्राई लिटमस पेपर लोगे और एक वेट लिटमस पेपर लोगे तो दोनों का कैरेक्टर अलग दिखाएगा। क्या दिखाई देगा कि ड्राई लिटमस पेपर नो चेंज, जब ड्राई लिटमस पेपर को आप HCl में डालोगे, जब आप ड्राई लिटमस पेपर को, सूखे हुए लिटमस पेपर को HCl में डालोगे ना तो कोई चेंज आपको नहीं दिखेगा, जबकि वेट लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पास ना लिटमस पेपर है, ठीक है, आपके पास लिटमस पेपर है और आप उसे HCl एसिड के साथ मिक्स करना चाहते हो, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक बार HCl आपको लेना है लिक्विड फॉर्म में और एक आपको लेना है सॉलिड फॉर्म में, मतलब पाउडर लेना है, HCl का पाउडर लेना है, पाउडर भी आता है इसका। तो जब आप लिटमस पेपर को सॉलिड में मिलाओगे ना, जब लिटमस पेपर को आप HCl के पाउडर में मिलाओगे, लिटमस पेपर है, आपने HCl के पाउडर में उसको डाल दिया, आप देखोगे कोई चेंज नहीं होगा। जबकि आप उसी लिटमस पेपर को लिक्विड में डाल दो, मतलब HCl के लिक्विड फॉर्म में डाल दो, तो वेट लिटमस पेपर उसका कलर रेड हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं कि HCl के दो फॉर्म है, एक है भाई पाउडर शेप में और एक लिक्विड फॉर्म में, पानी जैसा है। तो जब लिटमस पेपर को पाउडर में डालोगे ना, HCl सॉलिड फॉर्म में है, पाउडर के फॉर्म में, तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जब आप लिटमस पेपर को लिक्विड फॉर्म में डालोगे HCl में, तब उसका कलर रेड हो जाएगा। इससे क्या पता लगता है कि एसिड सो एसिडिक कैरेक्टर, एसिड का एसिडिक कैरेक्टर ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन में दिखाई देता है बस। एसिड का एसिडिक कैरेक्टर केवल एक्वस सॉल्यूशन में ही दिखाई देता है, सॉलिड फॉर्म में उसका एसिडिक कैरेक्टर आपको दिखाई नहीं देगा। डिल्यूशन ऑफ एसिड, याद है डिल्यूशन में आपको समझाया था कि अगर आप एसिड में पानी मिला दोगे तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। डिल्यूशन एक हाईली एक्सोथर्मिक है, ध्यान रखना, डिल्यूशन हमेशा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ऑलवेज एड एसिड टू वाटर, मैं बता चुका हूं, हमेशा एसिड को पानी में मिलाना है, हमेशा पानी के अंदर एसिड को डालना है, एसिड को पानी के अंदर डालना है। ऑलवेज एड एसिड टू वाटर, वाटर में एसिड को मिलाना है, नॉट वाटर टू एसिड, कभी भी एसिड के अंदर वाटर आप मिक्स नहीं करोगे, मैं आप पहले बता चुका हूं, क्योंकि एक्सोथर्मिक होता है, पीछे डिस्कस कर चुके हम ये। अच्छा, पीएच का ना कलर होता है, अगर पीएच 1 और 2 है तो उसका कलर रेड होता है, ये पेपर में आता है, ध्यान रखना। अगर पीएच 1 और 2 है तो उसका कलर रेड होता है, अगर पीएच 3 और 4 है तो उसका कलर ऑरेंज होता है, अगर पीएच 5 और 6 है तो उसका कलर थोड़ा येलो हो जाता है, अगर पीएच 7 है न्यूट्रल है तो उसका कलर ग्रीन होता है, अगर पीएच 8 और 9 है तो उसका कलर लाइट ब्लू होता है, अगर पीएच 10 और 11 है तो उसका डार्क ब्लू होता है, और अगर पीएच 12 से 14 के बीच में है तो उसका कलर पर्पल और वॉयलेट होता है। ठीक है, ये पीएच आपको याद रखना है। 1 से 2 रेड, 3 से 4 ऑरेंज, 5 से 6 येलो, 7 पे ग्रीन,
8 से 9 लाइट ब्लू, 10 से 11 डार्क ब्लू, 12 से 14 पर्पल वॉयलेट। पीएच ऑफ सॉइल की बात कर लेते हैं। ये मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, अलग अलग सॉइल का अलग कैरेक्टर होता है। डिफरेंट सॉइल सो डिफरेंट पीएच, अलग अलग सॉइल का अलग अलग पीएच होता है। प्लांट रिक्वायर्ड सुटेबल पीएच, एक प्लांट को ग्रो करने के लिए सुटेबल पीएच चाहिए फॉर हेल्दी ग्रो, ताकि वो ग्रो कर सके। कहने का मतलब, अगर आपके एरिया का सॉइल एसिड है तो बेस मिला दो ताकि न्यूट्रल हो जाए, और अगर वो बेस है तो एसिड मिला दो ताकि न्यूट्रल हो जाए। फैमिली ऑफ सॉल्ट, फैमिली ऑफ सॉल्ट मैं आपको बता चुका हूं कि 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है ना, पहले पढ़ चुके हैं। बस एक चीज और याद रखना, सॉल्ट विथ सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स, ऐसे सॉल्ट जिनका सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं वो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। फैमिली मतलब एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, इनके 3 फैमिली होते हैं। तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि एसिडिक सॉल्ट कैसे बनता है, बेसिक सॉल्ट कैसे बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनता है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, देखो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस इनको मिला दोगे तो न्यूट्रल बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दोगे तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को मिला दोगे तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिला दोगे तो बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये आ चुका है ना पहले कि भाई न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, बेसिक सॉल्ट क्या होता है, पीछे पढ़ चुके हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कॉपर सल्फेट, ये भी बता चुका हूं मैं कि जो कॉपर है, कॉपर सल्फेट, अगर इसके साथ कोई वाटर है तो उसे बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हीट ब्लू कॉपर सल्फेट, अगर आप कॉपर सल्फेट को हीट करोगे तो वो ऐड वाटर बैक, तो आपको पानी वापस मिलाना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट के साथ अगर कोई वाटर है तो उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि ये सॉल्ट है, सॉल्ट के साथ वाटर है। तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये था बच्चों कंप्लीट आपका चैप्टर, जिसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया। आप पिछले 10 साल का पेपर उठा लो, देखो मेरे पास ऑलरेडी पेपर है, इसलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। मेरे पास ऑलरेडी पिछले 10 साल का जो क्वेश्चन पेपर है ना, ऑलरेडी है मेरे पास। ये सभी पेपर को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाए। तो अगर आप ये पढ़ लेते हो ना, तो बिलीव मानो इससे बाहर आज तक किसी के एग्जाम में कुछ नहीं आया। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नए चैप्टर नए एनर्जी के साथ, तब तक दुआओं में याद रखना। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।